बनारस की सुबह का चश्मदीद होने के लिए हम लोग सुबह सुबह आ गए हैं 80 घाट पर और पीछे मंत्रों की गूंज है और सुबह है बनारस के नाम से वहाँ कुछ लगता है कुछ कार्यक्रम हो रहा है। सुबह सुबह बहुत सारे लोग आ गए हैं जो धार्मिक आस्था वाले या योगा करने वाले या आध्यात्मिक प्रवृत्ति के लोग, वो वहाँ कुछ मंत्र पढ़े जा रहे हैं, मंत्रोच्चारण हो रहा है और साथ में बहुत सारे लोग। और सुबह सुबह मैं सोच रहा था कि 6 साढ़े 6 बजे जब हम घाट पर पहुंचेंगे तो गर्मी कम से कम नहीं होगी, 7 बजे के बाद गर्मी होगी, लेकिन अभी 6:30 बज रहे हैं और ज़बरदस्त गर्मी है और पसीने चलने शुरू हो गए। और ये पसीने चलने शुरू हो गए यहाँ बैठते ही। देखते हैं 10-20 मिनट बात करेंगे तो इस गर्मी में हम लोग बात कर पाएंगे कि नहीं। और ये बनारस की सुबह है और आपने कहा शाम अवध की शाम। हाँ, सुबह है बनारस, शाम अवध। और ये दोनों जो मेरे दाएं बाएं बैठे हैं, हृदय जोशी हैं, बहुत शानदार जर्नलिस्ट रहे हैं। हम लोगों ने लगता है 22 साल पहले एक छोटे अरसे के लिए आज तक मैं साथ काम किया। और उससे पहले एक बार मैंने आपको फ़ोन किया था, तब आप न्यूज़ 24 में सर्वा थे, तो उस वक्त मैंने फ़ोन किया था और आपसे सलाह ली थी कि कैसे शुरू किया जाए। और उसके बाद हाँ, तब आप मुझे नहीं जानते थे, मैं आपको जानता हूँ। अच्छा। और हृदय जोशी उसके बाद एनडीटीवी में रहे लंबे अरसे तक और बहुत सारे मसलों पर लिखते रहे। इन्होंने शानदार किताब लिखी है बस्तर पर, छत्तीसगढ़ के आदिवासी और उनकी समस्याओं, लाल लकीर शायद। हाँ। और इन दिनों न्यूज़ लॉन्ड्री समेत बहुत सारे संस्थान, जो मीडिया संस्थान हैं, इंडिपेंडेंट मीडिया संस्थान, उनके लिए लिखते हैं, वीडियो भी करते हैं और टेक्स्ट के फॉर्म में भी लिखते हैं। समीरात्मज मिश्रा जी हैं जो लंबे समय तक बीबीसी में भी रहे हैं और अब इनका भी अपना एक स्वतंत्र प्लेटफॉर्म है और उसके बाद घूमते हैं। यूपी में हम लोग घूमते घामते यहाँ बनारस में मिल गए और जब बनारस में मिल गए तो लगा चलो एक सुबह बतकही की जाए। तो बतकही के लिए हम लोग सुबह सुबह हमने तय किया कि 80 घाट चलेंगे 6 बजे सुबह। तो समीरात्मज जी, आपके प्लेटफॉर्म का क्या नाम है यूट्यूब का? तो मेरे प्लेटफॉर्म का द ग्राउंड रिपोर्ट है यूट्यूब चैनल हमारा, उसमें मैं अभी उसके लिए अपना खुद काम कर रहा हूँ। तो अलग अलग जगह घूम रहे हैं और बनारस बहुत अहम है राजनीतिक तौर पर, धार्मिक तौर पर काशी है, बाबा विश्वनाथ की नगरी है, कहने की ज़रूरत नहीं है। जिसने होश संभाला 5-10 साल का हुआ वो भी बनारस का नाम जानता है, बनारस की महत्ता को जानता है। और बनारस का सियासी स्वरूप, सियासी अहमियत बनारस की बीते 10 सालों में कई गुना बढ़ी जब प्रधानमंत्री मोदी 2014 में यहाँ से चुनाव लड़ने आए। सियासी अहमियत बनारस की पहले भी रही है, लेकिन जब देश का प्रधानमंत्री उस जगह से तीसरी बार चुनाव लड़ने आ जाए तो उसकी अहमियत बनारस की बहुत ज़्यादा होती है। तो थोड़ी हम लोग राजनीतिक चर्चा भी करेंगे, थोड़ा जो ये लोग घूम रहे हैं। आप भी बहुत जगह घूम लिए यूपी? हाँ, काफ़ी जगह। अभी तो पूर्वांचल तो लगभग पूरा ही हो गया। पूर्वांचल, पश्चिम में, मध्य में भी, कन्नौज वाले इलाके में काफ़ी घूम लिया इन्होंने। और उसके बाद ये आखिरी दौर का जो चुनाव होना है, उस आखिरी दौर के चुनाव में बनारस में भी चुनाव होना है 1 जून को और उसके बाद 4 तारीख को नतीजे आएंगे। और उसके पहले बनारस में पूरी ताकत बीजेपी झोंक रही है। प्रधानमंत्री मोदी भी हो सकता है आखिरी दौर में, चुनाव से पहले, प्रचार खत्म होने से पहले आए। कांग्रेस के उम्मीदवार यहाँ से अजय राय बनारस से तीसरी बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, सीधे प्रधानमंत्री के खिलाफ, मतलब मोदी के खिलाफ। 14 में हालांकि वो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार थे, लेकिन उनके खिलाफ 14 में लड़े, 19 में लड़े, 24 में भी लड़ रहे हैं। हालांकि वो 2009 में भी लड़े थे मुरली मनोहर जोशी के खिलाफ। और इन सब के बीच हम लोग समझने आ गए कि चलो घाट पे ज़रा बात की जाए। तो अब जैसे आज का अखबार है, मेरी आदत है किसी शहर में जाता हूँ हृदय, तो सबसे पहले मेरी प्राथमिकता होती है सुबह सुबह उस शहर के अखबार को पढ़ो, समझो, बाँचो और समझने की कोशिश करो। तो ये आज का अखबार है, अमर उजाला है, हिंदुस्तान है और एक और अखबार है हमारे पास, ये है जो दैनिक जागरण। अब ये तीनों अखबार की आज पहले पन्ने की हेडलाइन देखेंगे तो सीधे पिछड़ों के प्रति ममता बनर्जी का अन्याय रंगे हाथों पकड़ा गया, मोदी जी का इंटरव्यू है जागरण में। ये देखें, यूपी में अब कांप रहे माफिया, पहले जनता कांपती थी, योगी मोदी के भाषण का जिक्र है। विपक्ष मुस्लिम आरक्षण को संविधान बदल देगा। हेडिंग में थोड़ा गड़बड़ है। हेडिंग, हाँ, ये हेडिंग आरक्षण के लिए जो संविधान के लिए होना चाहिए, लेकिन वो शब्दों को साधने कम करने के चक्कर में के लिए को कर दिया, मैसेज भेज दिया, पढ़ने में दिक्कत। तो ये तीनों अखबार में मिर्ज़ापुर मऊ में जो चुनावी रैलियां हुई थी, मोदी जी का वो जिक्र है और उसके बाद योगी जी के भी भाषणों का जिक्र है। नीचे पाक परस्त कांग्रेस सपा के घोषणा पत्र, इसमें भी योगी जी का भाषण है। तो एक तरह से देखेंगे अखबार का पहला पन्ना छोटा सा, भाजपा नेताओं की जुबान लड़खड़ा रही है
अखिलेश का छोटा सा भाषण का हिस्सा है, लेकिन अखबारों में और ये जो शहर वाला पार्ट है इसका, उसमें सबसे ज़्यादा चर्चा जो है वो गर्मी की हो रही है। नौतपा में तप रहा बनारस सन्नाटे वाला मौसम। हाँ, तो हम लोग गर्मी सुबह से ही देख रहे हैं। सही बात है, शुरू हो गई है। और मतलब 6:30 बजे हम लोगों ने कल ये देखिए रोल होते ही ये पसीना, हम लोगों ने तय किया कि चलिए सुबह 6 बजे निकलेंगे, उस समय धूप कम होगी, सनराइज हो रहा होगा, सूर्योदय, लेकिन अंदाज़ा नहीं था कितनी गर्मी होगी। ये चुनावी गर्मी में बनारस में ऐसी तपिश दिख रही है। पहले ये बताओ, बनारस आप अक्सर आते रहे हो? हाँ सर, बनारस में चूँकि वो 2014 के बाद से ये इतना ज़्यादा राजनीतिक रूप से सक्रियता थी ही प्रधान मोदी जी के चुनाव लड़ने के बाद से। 2016 में मैं लखनऊ आया था, तो मुझे उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई थी, तो देखता था, तो कई बार आना हुआ और बहुत सारी खबरें यहाँ पे कवर करने के लिए। और ये तो उसमें पूरा हमने, हालांकि पहले भी बनारस आते ही रहे, हम उत्तर प्रदेश के ही रहने वाले हैं, लेकिन उस समय का आना तो राजनीतिक गतिविधियों को और यहाँ की जो घटनाएं हैं उन सबको कवर करने के दौरान, तो एक अलग, जैसे कहते नहीं कि बनारस एक अलग तरह का शहर है। यहाँ एक चीज़, अभी हम लोग जोशी जी के साथ 2 दिन पहले की बात है, इनको मैंने दिखाया। माइक पकड़िए भाई, मुझे पसीना पोंछना पड़ेगा, बहुत गर्मी है भाई। हाँ, तो हम लोग वो कर रहे थे, कहीं पे लस्सी वगैरह पी रहे थे, यहाँ की जो मशहूर दुकानें हैं। तो 2 ऑटो और एक ई रिक्शा, वो दोनों आपस में बिल्कुल सट गए, क्या लड़ गए कह लीजिए। तो मैंने कहा देखिए, इनके बीच में लड़ाई नहीं होगी, लेकिन यही अगर किसी दूसरे शहर में होता दोनों लड़ जाते। और सही में वही हुआ, दोनों ने एक दूसरे से कहा थोड़ा तुम इधर उड़ाओ, थोड़ा तुम इधर, दोनों निकल लिए। तो हमने कहा यहाँ की संस्कृति है कि जायदा, उसमें उलझो मत, जाने दो। हाँ, तो ये एक अलग तरह का और बहुत कह लीजिए कि बड़ा अच्छा शहर है। केवल यही मौसम जो तपा रहा है, बात अलग है। मौसम तो पूरे देश में गर्मी है, उसमें बनारस का क्या कसूर है? अब तो पहाड़ों पे इतनी गर्मी है। अब बनारस का क्या कसूर? राजस्थान चुरू सीकर चले जाएंगे, जैसलमेर, और गर्मी है। और ऐसे भी मैं भी बनारस मेरे ख्याल से 2014 के चुनाव में आया, इसी घाट पर, 80 घाट पर। तब मैं न्यूज़ 24 का एडिटर था, तब हमने कुछ शोज़ किए। 2019 में TV9 का एडिटर था, इसी घाट पर मैंने कई शो किए। 22 में इंडिपेंडेंट यूट्यूब की तरफ से आया, जो मेरा प्लेटफॉर्म है, और अब फिर 24 में आया। ऐसे घूमते फिर देश आप भी आते रहे हो? मैं आते रहा, और मैं आप तो अपना बहुत सक्सेसफुल यूट्यूब चैनल चलाते हैं, मैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के लिए काम करता हूँ। तो इस बार भी मैं जब गया था, तो मैं पहले मंडला गया, सबसे पहले जब निकला। मंडला एक ऐसी सीट है जो फग्गन सिंह कुलस्ते जहाँ से लड़ रहे हैं, और वो पिछला विधानसभा चुनाव जो लड़े थे तो हार गए थे, उनके भाई भी हार गए थे, लेकिन वो इस बार सिटिंग MP भी हैं और सिटिंग मिनिस्टर भी हैं, वो कैबिनेट के इस वक्त। तो वो वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। तो मंडला में एक अच्छी लड़ाई है, जो आदिवासी इलाका है, रिजर्व सीट है। तो मैं आदिवासी इलाकों को ही कवर करने का मुझे असाइनमेंट मिला था। वहाँ से मैं सरगुजा होते हुए जशपुर चला गया, फिर खुंटी गया, जो झारखंड में, जहाँ से अर्जुन मुंडा चुनाव लड़ रहे हैं। और खुंटी में आपको याद होगा कि 2022 का आप जिक्र कर रहे हैं, 2018-19 के आसपास वहाँ पत्थलगड़ी आंदोलन हुआ था, और उसको लेकर बहुत सारे लोगों को जेल भेजा गया। तो ये सारा, तो अभी हम जब बात कर रहे हैं, हमने टेम्परेचर की जिक्र की ना, एक तो टेम्परेचर होता है जो हम गर्मी महसूस कर रहे हैं, एक साइंटिफिकली जो टेम्परेचर रिकॉर्ड होता है, वो इसलिए ये चिंता का विषय हो गया कि पिछले 10 साल जो है वार्मेस्ट ऑन रिकॉर्ड रहे हैं। 2023 वार्मेस्ट ऑन रिकॉर्ड है, 2024 2023 के रिकॉर्ड को तोड़ेगा। तो अभी हम काशी में हैं, और जिस राज्य से मैं आता हूँ वहाँ उत्तर काशी है, और उसके ऊपर गंगोत्री है, थोड़ा सी दूरी पे 100 किलोमीटर आगे। तो ये सारे ग्लेशियर अब पिघल रहे हैं, और ये जो उत्तर भारत का पूरा इलाका है, ये ग्लेशियर और ये वाटर टावर कहे जाते हैं। जैसे एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है, इसे थर्ड पोल कहते हैं, तीसरा ध्रुव है। और जितनी आबादी है यहाँ पर 40 करोड़ की, उनके लिए वाटर, एग्रीकल्चर, हर नीड पूरी करने के लिए जो पानी है, वो गंगा और उसकी सहायक नदियाँ पूरी करती हैं। तो ये विषय है, कभी हम बात करेंगे आगे इस पर। तो ये एक बहुत बड़ा विषय है, और दुख इस बात का, ये चुनावों से ऐसे विषय गायब हैं। और जो पानी उपलब्ध है, आपको पता होगा, देश के 125 देशों में भारत जो है लास्ट के 2-3 देशों में है वाटर क्वालिटी इंडेक्स में। जो पानी उपलब्ध है वो भी आपके शरीर को ख़त्म कर रहा है। जहाँ हम खड़े हैं, ये आर्सेनिक का जो गैंगटिक बेल्ट जिसे हम कहते हैं, आप चले जाइए उत्तराखंड से लेके वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश बॉर्डर तक, पूरा 25 करोड़ लोग इस देश के उस इलाकों में रहते हैं जहाँ पर आर्सेनिक का खतरा है। और अगर उस पर नहीं बात करेंगे, तो आज से 20 साल बाद हमारा सारा ह्यूमन रिसोर्स जो है, जिसको हम कहते हैं फौज में जाते हैं, ये क्रिकेटर बनते हैं, ये सब के ऑर्गन्स खराब हो रहे हैं। और ये प्रूफ है, आप कहीं भी हल्का सा गूगल कर रहे हैं, इसमें इतना लिखा जा चुका है, लेकिन चुनाव पे कभी मुद्दा नहीं।
और चूंकि पर्यावरण पे काफ़ी लिखते हैं हृदय, इसलिए पर्यावरण का जिक्र अचानक आया। जो जिसका विषय होता है तो उसको लेकर कंसर्न होता है, और कंसर्न ही नहीं होता है, वो सजग भी होता है और सचेत भी लोगों को करना चाहता है। बहरहाल हम आते हैं बनारस पर। बनारस में जैसे कल देर शाम भी हम लोग यहाँ अस्सी घाट पर घूमने आए, और इसमें कोई शक नहीं कि आप कितने धार्मिक हैं, उस तरह से पूजा पाठी धार्मिक हैं कि नहीं, वो आप बहुत आस्थावान होकर मठ मंदिर के दर्शन करते हैं कितना या नहीं करते हैं, क्योंकि हिंदू होने के मायने बहुत विस्तृत हैं। लेकिन बनारस की खास बात है कि बनारस की शाम बहुत खूबसूरत होती है। इस घाट पर भी रात में हमने देखा, मेरे ख्याल से 2-3 हज़ार लोग यहाँ पर थे जो गंगा आरती हो रही थी। यहाँ से 1 किलोमीटर दूर होगा शायद दशाश्वमेध घाट। हाँ, दशाश्वमेध 1 किलोमीटर दूर यहाँ से दशाश्वमेध घाट है, वहाँ ज़बरदस्त भीड़ होती है गंगा आरती के वक्त। कल संडे था इसलिए शायद ज़्यादा भीड़ थी, हज़ारों की भीड़, बहुत सारे लोग बोट में देखने आते हैं। लेकिन हम आते हैं चुनाव पर, ज़रा आपसे शुरू करते हैं। एक तो बनारस की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री चुनाव लड़ रहे हैं तीसरी बार, और उनके सामने अजय राय चुनाव लड़ रहे हैं जिनका जिक्र किया तीसरी बार। लेकिन जो चुनाव में नतीजों का फासला है, प्रधानमंत्री और जो भी क्लोजेस्ट उम्मीदवार जिसको कहें, उनके बीच भी 4 लाख सवा 4 लाख का फासला है। जैसे 2019 में मोदी को 63% वोट मिले, सपा नंबर 2 पे थी, लगभग 18%, मतलब 45% वोट का फासला था, और अजय राय को तो 14% वोट मिले। ऐसे ही 2014 में भी 56%, और तो ये बहुत ज़बरदस्त गैप, 4, साढ़े 4, 5 लाख का गैप है। इस बार भी बनारस में आज मैं देख रहा हूँ, उसके बाद भी थोड़ा देखेंगे। कहाँ गया अमर उजाला? जैसे अभी मैं देख रहा था कि इतना गैप बनारस को लेकर, प्रधानमंत्री के इतने बयान, भावुक बयान, जिसमें अभी उन्होंने एक इंटरव्यू में कह दिया कि ऐसा लगता है काशी ने मुझे गोद ले लिया है। और उसके बाद बनारस में देख रहा हूँ काशी की गलियों में 48 घंटे में 2 सीएम, 3 केंद्रीय मंत्री, 6 राज्य मंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री के रोजाना हो रहे कार्यक्रम। 3 दिनों में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित 20 केंद्रीय मंत्री आएंगे। तो इतना कुछ होने के बाद भी इतनी मोर्चेबंदी, इसका कुछ मतलब है या मार्जिन बढ़ाने का संदेश है? बिल्कुल सही बात है, मार्जिन बढ़ाने का ही संदेश है और उसी की कोशिश है। क्योंकि जीत को लेकर के तो मुझे नहीं लगता कि किसी को भी किसी तरह से आशंका होगी, ना तो प्रधानमंत्री जी को होगी और ना ही यहाँ के बीजेपी वालों को, ना ही यहाँ के लोगों को। कल से हम लोग बात कर रहे हैं, तो सारा खेल जो है और सारी कोशिश ये है कि यहाँ जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वो मार्जिन बढ़ाया जाए। और हमको जो सुनने में आया कई लोगों से बातचीत में कि इस बार कम से कम 5 लाख वोटों के मार्जिन की ख्वाहिश है। हाँ, उतनी वही एक टारगेट है कि कम से कम इतना आए। तो मुझे लगता है कि उसी की पूरी कोशिश हो रही है। रोड शो भी प्रधानमंत्री के, हालांकि किसी भी चुनाव में कोई चुनाव ऐसा नहीं होगा, विधानसभा के चुनाव में भी प्रधानमंत्री जी के रोड शो यहाँ पे हुए। तो बनारस में तो उनके कार्यक्रमों की एक श्रृंखला हमेशा रहती है, 1 बार 2 बार तो उनका आना रहता ही है, उनका संसदीय क्षेत्र है, अपना चुनाव है तो स्वाभाविक है। लेकिन उसका प्रभाव, चूँकि बनारस में उनके उतरने का मकसद जो सिंबॉलिक रूप से था वो धार्मिक और वो चीज़ें तो अलग हैं। एक ये भी था कि पूर्वांचल में जहाँ बीजेपी उतनी मजबूत नहीं है तो उसको भी मजबूत किया जाए। 2014 में इसका असर दिखा भी, लेकिन 2019 में वो असर नहीं दिख पाया, जबकि खुद बनारस में उनका मार्जिन बढ़ा और सारी चीज़ें रही हैं। तो अब यहाँ जी हाँ, जैसे अब चूंकि आप जानते हो बनारस को, नहीं मेरे पास माइक है। अच्छा, तो बनारस को चूंकि आप जानते हो, इतनी बार आए, मैं तो चुनाव में 3 बार आए। 10 साल में विकास के पैमाने पर, बनारस दिखने के पैमाने पर, पर्यटन के पैमाने पर, रोजगार के पैमाने पर, शिक्षा और स्वास्थ्य के पैमाने पर, जो बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर है, ढांचा, उसके पैमाने पर कितना 10 साल में बदला। देखिए, बनारस एक धार्मिक आस्था का केंद्र है। प्रधानमंत्री भगवान शंकर का खुद को भक्त के तौर पर मानते हैं। महादेव कॉरिडोर है, विश्वनाथ कॉरिडोर, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई जो एक धार्मिक तौर पर आपको बनारस में आपकी ज़मीन को बहुत मजबूत बनाता है। वो सामने है, सर्वविदित है, कहने की ज़रूरत नहीं है जी। लेकिन काम के आधार पर अगर देखें तो 10 साल में आपको लगता है, थोड़ा अगर बता सकें कि क्या ऐसा हुआ? देखिए, बहुत सारी चीज़ें जो दिखाई पड़ती हैं वो तो है। सड़कों का यहाँ पर बहुत सारी सड़कें चौड़ी हुई, पहले वो थी गलियाँ तो अपनी जगह है, वो सड़कें हैं वो चौड़ी हुई हैं, तो चौड़े होने से उसका फ़ायदा भी हुआ है। लेकिन और भी कई सारी चीज़ें हैं। कोई बुनियादी लेवल पर इन चीज़ों के अलावा और कोई बड़ी चीज़, हालांकि हॉस्पिटल यहाँ पर कैंसर का जो वहाँ मुंबई में बड़ा हॉस्पिटल है, उसकी एक शाखा यहाँ पे खुली, और भी कई चीज़ें हैं, पर
जो सड़कों में जाम की स्थिति होती है और भीड़ भाड़ की स्थिति होती है, उसमें मुझे कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं लगा। यद्यपि कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ कई कई घंटे तक जाम लगा रहता था, जाम वहाँ अभी भी रहता है, लेकिन अब सड़कें चौड़ी हो गई हैं, थोड़ा सा लोग वन वे और टू वे सिस्टम का पालन भी करने लगे हैं, यद्यपि बहुत कम करते हैं। तो वो स्थिति हुई है। तो उसमें इतना संकरी गलियां एक पुराने शहरों की उसकी खूबसूरती भी है, उसकी विरासत भी है, और अगर विस्तार देना चाहें, चौड़ीकरण करना चाहें तो एक मुश्किल परेशानी भी है। अगर 100 साल जैसे ये पीछे जो इमारतें दिख रही, पता नहीं कितने 100 साल, 150 साल, 125 साल की इमारतें, तो वो एक मुश्किल भी होगा। लेकिन मैं ये समझना चाह रहा हूँ, संक्षिप्त तो उसके ओवरऑल जरा समझेंगे कि औद्योगिकरण जो होता है कि क्या बनारस में इतने बड़े उद्योग धंधे या रोज़गार के अवसर सृजित करने के लिए इतना बड़ा कुछ काम हुआ जिससे लगे कि बनारस में 10 साल में 50,000 लोगों को, 1 लाख लोगों को या 2 लाख लोगों को रोज़गार मिल गया, बनारस या आसपास के लोगों के लिए कोई रोज़गार की कोई धुरी बनारस में बनी। लोग कहते हैं, जैसे कांग्रेस के नेता कल अजय राय बात कर रहे थे कि ऐसा कुछ हुआ, तो बताइए। तो नहीं हुआ। नहीं, वो सही भी बात है, चूँकि वही मैंने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो विकास सड़कों और ये दिखाई पड़ रहा है। ये घाट जैसे जहाँ हम लोग बैठे हैं, इसका भी, हालांकि ये मुझे कहने में बड़ा अफसोस हो रहा है कि अभी हम 2 साल पहले आए तो जो साफ़ सफाई मेंटेनेंस यहाँ तब था, वो आज कल से हमको नहीं दिखाई पड़ रहा है। मैं तो 1 किलोमीटर गया, बहुत जगह घाट की सीढ़ियां धसी हुई है। हाँ। और अव्यवस्था और गंदगी बहुत है, बहुत गंदगी। बल्कि कल मैंने यहाँ की एक तस्वीर डाली थी तो कुछ लोग उस पर कमेंट भी कर रहे थे कि हमने तो सोचा बड़ा साफ सुथरा हो गया होगा, लेकिन ये तो जहाँ बन गया होगा। हाँ, लेकिन आप जहाँ खड़े हैं वहीं इतनी गंदगी है। हाँ। तो उस लिहाज से औद्योगिकरण की दिशा में जिससे रोजगार मिले, बनारस वैसे भी पूर्वांचल का बहुत बड़ा व्यापार का केंद्र रहा है आज से नहीं सदियों से, और बुनकर के लिए बनारस, बुनकरों के लिए, लेकिन औद्योगिक केंद्र बनने की बजाय कि बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिले, तो यहाँ बहुत सारे उद्योग धंधे या फैक्ट्रियाँ मिले बंद होने की खबरें आपको आसपास सुनाई पड़ेंगी। कोई नए लगने की बात नहीं आई होगी। हालांकि लोग तब भी खुश हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है, वो खुश हैं कि यहाँ महादेव की नगरी में हाँ इतना सारा कुछ हो रहा है, और इस तरह से सुबह शाम यहाँ पे भक्ति कीर्तन और वो भजन चल रहे हैं, आरती हो रही है, पाठ हो रहा है। पर ये जो इसमें यहाँ जो व्यापारी वर्ग भी है, वो भी इन जो नए सिस्टम है, ख़ास तौर से जो जीएसटी कानून है, जीएसटी को लेकर के वो उसको बहुत कंफर्ट फील नहीं कर रहे हैं उसमें। हालांकि उनका इस बात को लेकर के सरकार से कोई विरोध नहीं है ज़्यादातर लोगों का। बुनकर का एक बड़ा सेंटर था बनारस, अभी भी है, लेकिन बुनकरों की बहुत सारी समस्याएं हैं। उनके पास जाते हैं तो उनका कहना है कि हमको बिजली से लेकर के और तमाम तरह की जो समस्याएं थी, बिजली महंगी हुई है, उतनी ज़्यादा मिल भी नहीं रही है, हालांकि पहले की तुलना में बिजली ज़्यादा मिल रही है, इस बात से कोई इनकार नहीं करता है, लेकिन जितनी उनकी ज़रूरत है उतनी मिल रही है, लेकिन वो महंगी बहुत मिल रही है उस तुलना में। उनका मुनाफा नहीं, शायद उन्होंने पावर लूम का तो 400 कुछ रुपए फ्लैट रेट कर दिया, जो पहले मुलायम सिंह के समय 72 उनका कहना 5 गुना 4 गुना बढ़ा दिया। जी हाँ। तो एक तो बुनकरों की समस्या। अब जरा मैं इनका कुछ कहना चाह रहा हूँ। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जो आपने बात कही ना कि ये सड़कों को चौड़ा करना, मैं क्योंकि डेवलपमेंट सेक्टर को पढ़ता हूँ, उसी पर सड़कों को चौड़ा करना बहुत अच्छी बात है, परंतु सड़कों को चौड़ा करने का कभी विरोध नहीं होता, सड़क बनने का कभी विरोध नहीं होता। ये एक फैक्ट है, क्योंकि उसमें बहुत सारे ताकतवर लोगों के इंटरेस्ट जुड़े होते हैं। आपने कभी देखा कि कोई सड़क, मुझे एक उदाहरण बताइए, कोई सड़क बन रही हो जिसमें लीनियर प्रोजेक्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ, वो उसका विरोध हो रहा हो? आज पूरे, मैं बनारस की तो बात करूंगा ही, मध्य भारत में ऐसे ऐसे लीनियर प्रोजेक्ट्स लाए जा रहे हैं। और मैं अभी सरगुजा से आया था, सरगुजा में केवल भारत के 1% हाथी हैं और वहाँ 15% जो है हाथियों के द्वारा लोग मारे जा रहे हैं। और ये मुद्दा WIA की रिपोर्ट में उठा, सुप्रीम कोर्ट में गया था ये मामला, और सबसे खतरनाक वहाँ पर स्थिति बनी हुई है। तो लीनियर प्रोजेक्ट्स जब भी आते हैं, ये तो शहरीकरण है, तो उनके तो हम कह सकते, उनके खिलाफ मैं भली बोल, लेकिन अगर मैं बनारस की बात करूं, बनारस में व्यापारी खुश है, वो लोग खुश हैं जिनका इससे पर्यटन से जुड़े हुए लोग खुश हैं, और अच्छी बात है। यहाँ पर बिल्कुल पैक्ड रहता है। कभी होटल, कल हम अपनी होटल में बात कर रहे थे तो कहते हैं कि कोई दिन ऐसा नहीं होता जहाँ हमारे पास बुकिंग नहीं होती, 100% बुकिंग होती है। लेकिन गार्बेज मैनेजमेंट के लिए कभी जिम्मेदार ठहराएंगे इन लोगों को कि सीवेज मैनेजमेंट के लिए आप क्या कर रहे हैं? ये गंगा में देखता हूँ, उत्तरकाशी में भी उसी पर बीच में आ गए आप। बीच में मैं सिर्फ कह दूं ताकि हृदय का विषय है कि जैसे गंगा सफाई, जब 2014 में मोदी आए थे तो आपको याद होगा फावड़ा खुद गंगा में चलाया था, स्वच्छता अभियान जो था, और नमामि गंगे प्रोजेक्ट है बहुत महत्वाकांक्षी, 40,000 करोड़ खर्च हुए 10 साल में। मैं 1 किलोमीटर उससे बजरे से मैं गंगा के किनारे देखा, बड़े बड़े नाले अभी भी गंगा में उसका पानी गिर रहा है। सफाई के नाम पर अभी भी ये नहीं कह सकते कि गंगा सफाई
10 साल, और 10 साल कम नहीं होता है बहुत, मतलब आप साल 2 साल में एक्सपेक्ट करोगे, लगेगा यार साल 2 साल, 10 साल 2 टर्म चेंज तो दिखना चाहिए, दिखना चाहिए। वो विजिबल चेंज दिख रहा है क्या या नहीं दिख रहा? आपको क्या लगता है? आप अगर उत्तरकाशी जो पहला पड़ाव, बड़ा पड़ाव मिलता है, गंगोत्री से गंगा शुरू होती है, और उत्तरकाशी में इसमें मैंने रिकॉर्ड करके भेजा था कि सीवेज जो है खुलते हैं पूरा, अनट्रीटेड सीवेज जिसमें जाता है, तो वहीं से गंदी होनी शुरू हो जाती है। फिर बीच में हल्ला मचा था, तो और जो पहले 5 राज्यों के मुख्यमंत्रियों की जो आप बात कर रहे हैं टास्क फोर्स बनाई थी, वो डॉक्टर मनमोहन सिंह के वक्त ही बन गई थी। उसके बाद जब नरेंद्र मोदी आए तो उन्होंने और इसको कोशिशें तो राजीव गांधी के समय में भी थी, गंगा सफाई अभियान, राइट, हालांकि बहुत करप्शन के आरोप भी उस जमाने में लगे। तो वो हमेशा से एक ऐसा रहा कि वो एक म्यूजिक साइड में बज रहा है बैकग्राउंड, लेकिन हो कुछ नहीं रहा था। उसके बाद अभी हरिद्वार वगैरह में काफ़ी कोशिश करी कि कुछ ट्रीटमेंट प्लान, लेकिन अभी भी स्थिति बिगड़ी नहीं है। प्रॉब्लम क्या है? नदियाँ तब साफ़ होती हैं जब नदियों को उनका फ्लो दिया जाता है। नदियों को आज बांधा जा रहा है जगह जगह। अगर आप यमुना को देखो, हम दिल्ली में, हम लोग ज़्यादातर दिल्ली एनसीआर के इलाके में रहते हैं, यमुना कब साफ दिखती है? बरसात के मौसम में, जब बहुत पानी आ जाता है। तो यमुना को आप, मैं इसलिए बात कर रहा हूँ, यमुना सबसे बड़ी सहायक नदी है गंगा की। अगर आप उसे देखें, देहरादून के पास डाक पत्थर में आप उसे नहर में डाल देते हैं, कैनाल जो है, उस कैनाल में आके वो उस कैनाल में ही रहती है, और थोड़ा सा इकोलॉजिकल फ्लो भी नहीं मिलता उसे। उसके बाद वो फिर आती है दिल्ली, तो हथनीकुंज बैराज का थोड़ी देर के लिए खुलती है, फिर नदी में रहती है। तो नदियों को साफ करने की जो पहली बड़ी रिक्वायरमेंट है, और मैं इसमें मेरी जो समझ आई, डॉक्टर मनोज मिश्रा अब तो दुनिया में रहे नहीं, उन्होंने पूरी ज़िंदगी अपनी इस पर खर्च करी, तो उन्होंने इसके लिए कोर्ट में इतनी लड़ाइयाँ लड़ी, कागज़ों के साथ दस्तावेजी सबूत दिए। पूरी दुनिया, जो आज रिवर फ्रंट बनाने का जो तरीका चल रहा है अजीत जी, ये इतना बड़ा फ्रॉड है रिवर फ्रंट बनाना। किसी नदी को, बेहतरीन खिलखिलाती नदी के लिए ज़रूरी है कि उसको वैसे ही छोड़ा जाए। आज नदियों को बांध के, वहाँ पर एक जो कॉन्सेप्ट, वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है ना, कि एक नदी को पकड़ के शहर से गुजारते हैं, वो उस कॉन्सेप्ट को हम अपनी आधा अधूरा काम करते हैं। तो वो लेकिन रिवर फ्रंट एक खूबसूरती के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन चंबल रिवर, नदी की सेहत के लिए उसको आप उसको बांधिए नहीं, वो मैं सहमत हूँ। लेकिन चंबल रिवर फ्रंट मुझे बहुत अच्छा लगा। गोमती रिवर फ्रंट बन रहा था, कुछ जगह साबरमती रिवर फ्रंट में अहमदाबाद देख कर आए, तो एक ये भी लगता है कि बहुत सारे लोग आते हैं, साफ सफाई है, थोड़ा पर्यटकों के लिए कुछ सुविधाएं हैं, वो भी उसका एक सकारात्मक पक्ष है। इकोलॉजिकल लाइफ होती है, उसमें बहुत सारी, जैसे सैंड है। आज पानी के बाद मैं बताना चाहता हूँ कि दर्शकों को, सबसे बड़ा एक्सट्रैक्टेड मिनरल सैंड है। सबसे ज़्यादा पानी का एक्सट्रैक्शन होता है, फिर सैंड का होता है। लेकिन सैंड को ऐसे ट्रीट किया जाता है जैसे मिट्टी है, लेकिन सैंड पानी है। अगर आप सारी सैंड निकाल देंगे तो फिर नदी कहाँ रहेगी? उसी में कई सारे प्राणियों का वो ब्रीडिंग ग्राउंड है, बहुत सारी चीज़ें हैं। वो सुनने में ऐसा लगता है कि ये विकास विरोधी है, लेकिन अल्टीमेटली वो आपकी लाइफ को कहीं ना कहीं हिट ज़रूर करेगा। अब जरा पॉलिटिक्स पर आते हैं कि चूँकि इतना घूम लिए आप यूपी, समीर आत्मज, दोनों लोगों से, तो यूपी की ही बात करते हैं। 80 सीटें हैं यूपी में। पिछली बार 2019 के चुनाव में 62 बीजेपी, 2 अपना दल और 10 बीएसपी, 5 सपा, 1 सिर्फ कांग्रेस जीती थी रायबरेली की सीटामेट्री से। राहुल गांधी हार गए, सब बच्चा आप जानता है। तो यूपी में क्या दिखा आपको? फिर जरा मुद्दे समझेंगे। यूपी में इस बार जो ख़ास चीज़ दिखी, 2 चीज़ें हैं जो हमने ऑब्ज़र्व की हैं। एक तो ये है कि 2019 और 2014 में जो मोदी के फेस को लेकर के जो एक वेव थी, बहुत बड़ी उसको कह सकते हैं, उसका पूरी तरीके से अभाव दिखाई पड़ा। उस तरह की वेव नहीं दिखाई पड़ी। आकर्षण मोदी के नाम का, बीजेपी के नाम का लोगों में है, लेकिन वो वेव वाली स्थिति नहीं है। और दूसरी ये भी स्थिति थी कि बहुत ज़्यादा ऐसा भी नहीं है कि गठबंधन को लेकर के कोई वेव चली हो, पर कुछ ऐसे इश्यूज थे जिनको लेकर के मुझे ये लगता है कि जो बीजेपी का वोटर पिछले 2 बार का था, 2 लोकसभा को अगर हम माने, वो इस बार उस तरीके से बीजेपी की ओर विश्वास नहीं कर पा रहा है जैसा पहले उसने किया। उनमें ख़ास तौर से एक जो संविधान को बचाने वाला मुद्दा है, जो विपक्ष ने लोगों को समझाने की कोशिश की, और कि संविधान ख़त्म कर देंगे अगर ये 400 पार का नारा इसलिए दिया हुआ है कि 400 सीट ला करके संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं, और फिर संविधान ख़त्म तो आरक्षण ख़त्म, बहुत सारी सुविधाएं ख़त्म, तो जो दलित वर्ग है, पिछड़ा वर्ग है, वो फिर से अपनी उसी स्थिति में आ जाएगा 47 के पहले वाली। ये एक नैरेटिव जो विपक्ष का है, ये लोगों के अंदर बहुत गहराई से चला गया। और उस नैरेटिव का काउंटर करने के लिए मोदी भी अब भाषण में बार बार
यही उसका कह रहे हैं, वो हाँ, कह रहे हैं कि उसमें मुसलमानों को घुसा देंगे, ये मैं जीते जी नहीं होने दूंगा। नहीं, हाँ, और प्लस संविधान तो बाबा साहब अम्बेडकर भी आ जाए तो नहीं बदला नहीं बदल जाएगा, सकते। राजस्थान में उन्होंने बयान दिया। तो उसके अलावा दूसरी चीज़ ये जो आपने कहा कि आधा बांट लिया जाएगा, यानी कांग्रेस का घोषणा पत्र, कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में जो महालक्ष्मी योजना की शुरुआत की है और उसको लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है। अभी तक अब लोग ये देखते रहे, स्पेशली अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं, तो वो अपनी कई योजनाओं को, जैसे न्याय योजना पिछले उसमें 2019 का था, 19 का था, उसको वो उस तरह से लोगों तक नहीं पहुंचा नहीं, पाए। इस बार भी उन्होंने 2019 में तो न्याय था, अभी उन्होंने अलग अलग तरह किसान, महिला, हिस्सेदारी हाँ, सबको मिला के हाँ वही वो किया। वो जो उन्होंने कर रखा है अपनी योजनाएं, और बीच में भी शुरू किए जो राशन महिलाओं 10 को किलो 1 का- लाख देने की बात है कि महिला जो मुखिया है जी उसको हाँ। 1 लाख देंगे, बेरोजगारी भत्ता, बहुत सारी चीजें हैं। तो हाँ। इन योजनाओं को जो वेलफेयर स्कीम्स हैं अपनी, उसको वो लोगों तक, यानी जिसको जहाँ तक वो पहुँचाना चाहते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने पहुँचाया हुआ है। और किन्होंने पहुंचा हुआ है? ये विपक्ष ने, कांग्रेस पार्टी ने, समाजवादी पार्टी ने, दोनों ने। अच्छा, समाजवादी पार्टी भी वो कांग्रेस पार्टी के उस घोषणा पत्र की उन चीज़ों को लोगों को बता रही है, ये भी बहुत अच्छी बात है। जैसे हम 2019 में हमने देखा, सपा और बसपा का गठबंधन ज़रूर था, लेकिन उसमें कार्यकर्ताओं के बीच में कतई तालमेल तो छोड़ दीजिए, उसमें एक तरह की अदावत जो है साफ दिखाई पड़ रही थी बहुत सारी जगहों पर। तो ये जो चीज़ें हैं, जो आप अपनी चीज़ पहुंचाना चाहते हैं, अगर वो आप पहुंचा दे रहे हैं तो उसका अपने आप ही एक बड़ा असर होता है, वो असर दिखाई पड़ रहा है। बीजेपी के चुनाव प्रचार में भी अगर हम देखें तो इस बार वो गर्मी नहीं दिखाई पड़ी, मतलब जो गर्मी हम मौसम में देख रहे हैं, वो गर्मी उनके उस उत्साह में नहीं दिखाई पड़ी कि वो अपने कार्यकर्ताओं को जा कर के इन चीज़ों को, उसके पीछे कारण हम सहारनपुर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ही अगर बात करें और अब तक के में, तो ये दिखाई पड़ रहा है कि कई लोग तो ये कहते मिले कि बहुत सारे लोगों को था कि जब 400 पा ही रहे हैं तो हम बहुत मेहनत करके, शुरू में 400 पार का नारा था, 400 पार का नारा बूमरैंग दिया। किया। जी हाँ, कि ये जब मोदी जी ने ही कह दिया, फिर अमित शाह ने कह दिया, तो उनको लोगों को लगता है कि अब हो गया, 400 पार का नारा है तो 350 पौने 400 पे जब चला ही जाएगा, उसमें कहने की बात नहीं है। तो लोगों के अंदर एक थोड़ा सा उससे एक इग्नोरेंस दिखाई पड़ा, मत पर प्रतिशत जो है वो घटा है, उसके पीछे भी बहुत बड़ा कारण है। दूसरे ये है कि उनके जो ज़मीनी कार्यकर्ता हैं, और मैं सीधे तौर पर कहूँ तो मुझे आरएसएस के कार्यकर्ताओं की गैर मौजूदगी बहुत स्पष्ट तरीके से दिखाई पड़ी है, प्रचार से लेकर के और बूथ तक ले जाने की जो पूरी व्यवस्था होती है उनमें भी। और इन सब चीज़ों का निश्चित तौर पर वोट परसेंटेज में अच्छा खासा प्रभाव दिखाई पड़ेगा इलेक्शन में। अभी दिख भी रहा है, तो इलेक्शन खत्म हो अब गया, तो ऑलमोस्ट खत्म हो गया, अब एक फेज और में बचा है, आखिरी वाला 1 जून को। 486 सीटों का हो गया शायद मेरे ख्याल हाँ, से। अगर टोटल देखें टोटल 486 सीटों को, 57 है लास्ट फेज में शायद। जी हाँ, तो ये सारी चीज़ें जो दिखाई पड़ रही हैं, वो सीधे तौर पर उसके आधार पर हम ये जो मेरा अपना असेसमेंट है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 2019 वाली स्थिति शायद न दोहरा पाए, क्योंकि वोट परसेंटेज अगर घट रहे हैं और ठीक ठाक घटते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर वो सीटों में तब्दील होंगे ही होंगे। कितना होते हैं अब ये? हाँ, हालांकि पहले दूसरे दौर में वोट परसेंटेज में ज़्यादा फ़र्क फासला था। हालांकि इलेक्शन कमीशन ने 11 दिन और 14 दिन बाद डेटा दिया, तो उसमें बहुत रफू भी हो गया, उसको लेकर बहुत सवाल है। मैं अपना ऑब्जर्वेशन बोलूँ उसके बाद हृदय से, जो मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है कि 3-4 महीने पहले और उसके बाद जब आरएलडी गया समाजवादी पार्टी से अलग हटकर बीजेपी की तरफ, तो मुझे लगा कि ये चुनाव यूपी में बहुत गुंजाइश विपक्ष के लिए शायद नहीं है। बहुत गुंजाइश मतलब 62 + 2 64 सीटों को जोड़ते हुए देखते हुए कहें कि भाई बीएसपी को बहुत नुकसान हो सकता है, 10 सीटें बीएसपी जीती, लेकिन बहुत गुंजाइश नहीं, ऐसा मुझे लगा था कि बहुत इसमें फेरबदल नहीं होगा। जो 2019 के नतीजे हैं सब भी एक ही था कि बीएसपी ने जो 10 सीटें जीती उसमें से कितनी बीजेपी के पास चली जाएगी या कितनी सपा के पास चली जाएगी और बीएसपी क्या हासिल कर पाएगी। लेकिन जब चुनाव उठना शुरू हुआ, पहले दौर से जब पश्चिमी यूपी से शुरू हुआ और दूसरे दौर के बाद थोड़ा मैं भी निकला, तो मुझे लगा कि नहीं, महंगाई और बेरोजगारी ये एक बड़ा सवाल है जो गांव-गांव में युवाओं के बीच, अब कोई युवा है 20-22 साल 23 साल का, तो वो तो सीधे सीधे एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहा है। उसके जो पिता हैं, पेरेंट्स हैं, उनको लगता है कि मेरे बच्चों को रोज़गार के अवसर कम हो गए या नौकरियों के अवसर कम हो गए या पर्चा लीक हो रहा है या
भर्तियों में देरी हो रही है या एग्ज़ाम हो गया तो 4 साल तक नियुक्तियां नहीं हो रही है। ये सारी चीज़ें मुझे बहुत दिखी और जो समीरात्मक ने कहा, जो विपक्ष जो जिस तरह से अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अभी भी मैं 4 जून का इसलिए इंतज़ार करूंगा कि इन सब के बाद आप देखिए प्रधानमंत्री मोदी की बेचैनी दूसरे दौर से शुरू हो गई। जब बांसवाड़ा में भाषण देते वक्त वो मुसलमान को ले आते हैं और कांग्रेस में के मैनिफेस्टो में जो नहीं है वो पता नहीं कहाँ से पढ़ के सुनाते हैं कि वो अगर उनकी सरकार आ जाएगी तो वो अब तो ताज़ा मामला गुजरात में उन्होंने कह दिया 2 भैंस है तो 1 भैंस खोल के ले जाएंगे कांग्रेस वाले, ज्वेलरी है तो ज्वेलरी ले जाएंगे, 2 मकान है तो 1 मकान ले लेंगे, 2 बाइक है तो 1 बाइक ले लेंगे। उसको बहुत मीम भी चला उसको लेकर, और टोटी ले जाएंगे। और बताइए मुजरा आखिर में अभी बिहार में कहा, लेकिन ये जो डराने वाली बात में यहाँ तक कह दिया कि आपके बैंक में पैसा है तो आपके खाते से पैसे निकाल लेंगे, आपके पास मतलब ये कोई सोच नहीं सकता जो बातें प्रधानमंत्री के भाषण में। और उसके बाद जाहिर है बिहार में जिसको मुजरा करना है करो। तो ये जो प्रधानमंत्री के भाषणों में यहाँ से यहाँ डर दिखाते हुए गिरावट, मुसलमान को सीधे कह देना घुसपैठिए और तमाम तरह की बातें, और फिर एक इंटरव्यू में इसी बनारस में कहना कि मैं तो हिंदू मुस्लिम कभी करता ही नहीं जी, मैंने कभी किया ही नहीं जी, और अगर मैं करूंगा तो मैं सार्वजनिक जीवन में होने लायक नहीं रहूंगा जी, मेरा तो संकल्प है कभी हिंदू मुस्लिम नहीं करूंगा। इसी बनारस में उन्होंने इंटरव्यू दिया और अगले ही दिन फिर भाषण में मुसलमान लेकर आए। तो ये जो बार बार दिखा, इससे लगा कि बीजेपी के भीतर एक ज़बरदस्त बेचैनी है और ये प्रधानमंत्री के भाषणों को ही पैमाना माने तो आपको लगे। जी, मैं इसमें थोड़ा सा एक बात को आपको ध्यान दिलाना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये स्टाइल भी है, कभी भी ऐसा लगता नहीं है। मतलब हमेशा लोग आप देखिए 2019 के बाद भी लगातार लोग कहते रहे हर चुनाव में कि उनके भाषणों से ऐसे लग रहा है कि बीजेपी स्लाइड कर रही है। अब बीजेपी स्लाइड कर रही है नहीं करी दूसरी चीज़, पर उनका स्टाइल आप देखेंगे धीरे धीरे बिल्डअप करते हैं। नहीं, वो हमेशा बहुत ऐसे चुनाव लड़ते हैं, बहुत डेस्परेट की लास्ट इलेक्शन है और ये लास्ट बॉल है, उसमें 6 रन बनाने हैं, इस तरह की स्टाइल में वो हमेशा बोलते हैं। और उसमें जो आपने कहा कि गैर कानूनी जो बातें प्रधानमंत्री को संवैधानिक नहीं कहनी चाहिए या जो फैक्चुअली रॉन्ग बातें हैं, वो एक विषय ज़रूर है। लेकिन एक आंकड़ों के लिहाज से अगर आप देखेंगे विपक्ष के सामने दिक्कत क्या है, विपक्ष एक्चुअली फोकस करना चाहिए, कर रहा होगा उन 100 सीटों पर जहां पर, या उन 50 सीटों पर जहां पर लाख से अंतर कम है। लेकिन कोई 300 सीटें ऐसी थी जहां पर कोई 105 सीटें ऐसी थी जहां 3 लाख से ज़्यादा का अंतर था। तो उन सीटों को, जिसमें राजस्थान में ही 15 से ज़्यादा सीटें। बिल्कुल। अब देखिए हम जैसे यहाँ वाराणसी में बैठे हैं, इसकी तो हम बात ही नहीं करते हैं। शायद सबसे ज़्यादा अंतर जो था वो गाजियाबाद की सीट सबसे बड़े अंतर से वीके सिंह ने जीती थी। लेकिन अभी हम समीर भी थे और मैं भी था, हम इलाहाबाद में और फूलपुर की सीट जो उससे लगी हुई है उसमें थे। उसके आंकड़े देखिए, फूलपुर में 2014 में भी और 2019 में भी 50% से ज़्यादा, 2019 में तो 55% फूलपुर में वोट जो है वो बीजेपी को मिले हैं। यानी विपक्ष के जोड़ने का भी कोई फर्क वहाँ नहीं पड़ता। इलाहाबाद में जो है वो इसमें जो 2014 में तो नहीं, लेकिन 2019 में वहाँ पर भी 55% वोट जो है इनको गए। तो इस तरह से इतना बड़ा फासला जहाँ पर था, हिमाचल प्रदेश राज्य जो पहाड़ी राज्य है, वहाँ 60% वोट जो है, जिस सीट पर अभी जो लड़ रही हैं कंगना रनौत, 60% से ज़्यादा सीट मिला था, केवल 24% वोट कांग्रेस को मिला था वहाँ पर। तो ये जो उन्होंने अपना हाई पीक किया है, उसका नीचे आना तो बिल्कुल अवश्यंभावी है, इनएविटेबल है। लेकिन क्या वो इतना नीचे आएगा कि वो उस अंतर को पाट सके, या 20-25 हज़ार, 50 हज़ार, 75 हज़ार, 1 लाख वोट से फिर बीजेपी जीतेगी? ये बड़ा सवाल है। और ये इस तरह के जो बहुत सारे आकलन, प्रेडिक्शन या जो कहें विश्लेषण आ रहे हैं, जैसे योगेंद्र यादव हैं, हमसे भी बातचीत 5-6 बार मेरे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर भी और बाकी जगह भी बोल भी रहे, लिख भी रहे। अब योगेंद्र यादव लगातार आंकड़े पहले दूसरे दौर से देते हुए अभी चौथे, पाँचवें, छठे पर उन्होंने चौथे दौर पर तो कह दिया कि 233 सीटें बीजेपी की होगी और एनडीए 272 के नीचे होगा। थोड़ा करेक्शन अभी छठे दौर के बाद शाम को बातचीत में किया कि 250 से नीचे बीजेपी रहेगी। एनडीए को 272 मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। मतलब बीजेपी की सीट 50 के आसपास घटती हुई 50 से 55 सीटें घट सकती है। 303 पर अभी बीजेपी है। अब सबकी नज़र इस पर है कि बीजेपी की सीट कितनी घट सकती है। इतनी घट सकती है कि बहुमत से
25-30 सीट नीचे चली जाए, इतनी घट सकती है कि ज़्यादा नीचे चले जाए, या इतनी घट सकती है कि उसके बाद भी घट के 30 सीट घट के भी बहुमत के पास 29-28 सीट घट के भी। एक बात यहाँ पर कहना चाहता हूँ जो आपने कहा, हम में से कोई भी सेफोलॉजिस्ट नहीं है, हम सब पत्रकार हैं। हमने अपने आपका सबसे ज़्यादा अनुभव, मैंने 20 साल तो मैं कह ही सकता हूँ, 25 साल रिपोर्टिंग करते हुए और ज़्यादातर पॉलिटिकल रिपोर्टिंग में ये देखा है कि सीटों की बात करना अब पता नहीं कैसे वो तय होता है, लेकिन हम सिर्फ बता सकते हैं कि वोट परसेंटेज को लेकर। और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जो रंबलिंग हो रही है वो इस बात की है कि बहुजन समाज पार्टी का वोट जो है टूट रहा है, जिसका इशारा आपने भी किया कि उनकी कोई सीट आनी नहीं है। ये बात तो लिख के भी हम दे सकते हैं कि एक सीट यहाँ अगर आ गई तो चमत्कार ही होगा। उनका वोट परसेंट जो है वो 13 से घट के सिंगल डिजिट में जा रहा है, ये मैं आज बता रहा हूँ, कोई विदाउट बीइंग एनी सेफोलॉजिस्ट। अब योगेंद्र यादव या प्रशांत किशोर सीटों की घोषणा किस आधार पे कर रहे हैं वो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि कई जगह पे आप बता भी नहीं पा रहे हैं। अभी हम तमाम लोगों से बात कर रहे हैं कि जब कई जगह ट्रायंगुलर फाइट है तो वहाँ पर, लेकिन इतना ज़रूर है जो पहली बार हो रहा है, नंबर 1 लोग वोकल हो रहे हैं पहली बार प्रधानमंत्री और बीजेपी के प्रति नाराज़गी को लेकर। नंबर 2 कि वो इस बात को कह रहे हैं कि हमें जो है महंगाई और इन चीज़ों में की ज़रूरत है। और इस आधार पर मायावती का जो वोट हमेशा टूटता था और टूटकर ज़्यादातर कंफर्टेबल महसूस करते थे वो बीजेपी में जाने में, वो पहली बार उसका कुछ सेक्शन ज़रूर विपक्ष गठबंधन में जा रहा है, कुछ सेक्शन ज़रूर जा रहा है। और वो कितना बढ़ेगा रहेगा ये बातें की, और समीर ने जो इशारा किया संविधान और इन सब चीज़ों के उसमें है, और उसको एम्पलीफाई करने का काम भी उन्होंने किया है। देखिए, बीएसपी में एक बात है कि जैसे 20-22% वोट हारने की स्थिति में भी बीएसपी के साथ रहा, लेकिन 2022 में बीएसपी को बहुत नुकसान हुआ, 7% लगभग वोट कम हुए, 12-13%, 13% के आसपास रहे। सिर्फ एक सीट बीएसपी जीती, वो जो मऊ जिले की सीट रसड़ा नाम है शायद, उमाशंकर सिंह या कोई बलिया जिले में रसड़ा पड़ता है। हाँ, लोकसभा घोषी है जी। हाँ, एक सीट सिर्फ बीएसपी जीती। लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि बहुत सारे ऐसे वो उम्मीदवार की उम्मीदवार कहीं से भी खड़े हो जाते हो, उम्मीदवार का है। लेकिन फिर भी बीएसपी का जो एक टिपिकल मायावती का जो वोट है, जिसमें जाटो भी है और जो उसी जाटो समाज को अलग अलग हिस्सों में अलग अलग कहते हैं, वो एक इंटैक्ट भी बहुत जगह दिखता है। जो हाथी के नाम पर वो मायावती हारे चाहे जीते, वो हाथी के साथ हैं। अब वो वोट जो 20-22% से घटकर 13% आया विधानसभा चुनाव में, अब वो कहाँ जाता है इस पर सबकी नज़र होगी। लेकिन मैं कोई इस पर प्रेडिक्शन नहीं कर सकता कि मतलब बीएसपी मिनिमाइज हो जाएगी या 10 से कहाँ आएगी। लेकिन हाँ, एक बीएसपी को नुकसान होगा ये लगता है। अब मैं जानता हूँ इस बोलने के बाद बहुत सारे लोग ट्रोल करने लगेंगे, बहुत सारे लोग बोलने लगेंगे, लेकिन जो हकीकत है वो 4 जून है सामने ना। मैंने तो कहा कि बीएसपी का वोट परसेंट कोई आश्चर्य नहीं कि अगर वो सिंगल डिजिट में इस बार आएगा। हाँ, ये आपकी राय है, चलिए। नहीं, मतलब मेरा ऑब्जर्वेशन है। आपको ही कहे कि मैलाफाइड इंटेंशन से कर रहा है, बात अलग है, लेकिन जो दिख रहा है उसके पीछे सर एक कारण है, मैं भी बता रहा हूँ, ये बिल्कुल ये अनुमान हमारा भी है। कारण ये है, और वो 2022 में चूँकि स्पष्ट तौर पर दिखाई पड़ा है। कारण ये है कि जैसे जब गठबंधन समाजवादी पार्टी का और कांग्रेस पार्टी का हुआ, तो मैं भी उन लोगों में से था जो इसको बहुत नेचुरल गठबंधन नहीं मानता था, और इसका नुकसान 2017 में दोनों पार्टियों को हुआ है, सपा को भी कांग्रेस को भी। ये लग रहा था कि बीएसपी अगर गठबंधन में रहती है तो सबसे ज़्यादा फायदा होगा, और शायद सपा भले न रहती, अगर गठबंधन बीएसपी और कांग्रेस का होता तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आता, ये हम मानते थे। लेकिन जैसे जब बसपा से गठबंधन नहीं हुआ, समाजवादी पार्टी से ही गठबंधन हुआ, और इन लोगों का पहले लग रहा था कि बहुत शांत हैं, पर ज्वाइंट रैली नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह की स्ट्रेटजी के साथ काम कर रहे थे वो बाद में दिखने लगी जब हम लोग जगह जगह घूमने लगे। वो ये कि एक तो ये था कि लोगों को लगा कि अब केंद्र में सरकार बनानी है तो चाहे गठबंधन में जो है उसको वोट देना है, एक ये बड़ा फैक्टर। और सरकार बनानी है उसके लिए ये सारे फैक्टर जिम्मेदार हैं कि आरक्षण बचाओ और संविधान ख़त्म हो जाएगा, ये चीज़, इस नैरेटिव को लोगों तक पहुंचाना। दूसरे ये है कि मायावती जी ने शुरू में जो टिकट बांटे बहुत सारे मुसलमानों को, अक्सर ऐसा करती हैं, और ब्राह्मणों को। होता क्या था कि जब उनका पीक था तो यही सोशल इंजीनियरिंग काम आती थी। 2007 में यही चला ना, यही चला उनका, और पूर्ण बहुमत की सरकार बनी उनकी। तो और कई सारे लोकसभा में भी सांसद भी उनके इसी उस पे जीते थे, समीकरण पे। अब की बार भी उन्होंने विधानसभा में भी ये किया है, और लोकसभा में अब की बार भी किया कि ब्राह्मणों और मुसलमानों को टिकट दिया, यद्यपि कई जगह बहुत उन्होंने चेंज भी किए। पर हुआ क्या कि शुरू से ही जब वो उनके गठबंधन में न रहने का लोगों के अंदर, जिनको वोट गठबंधन को देना था, वो उनसे दूर हुआ। यानी उसमें जो मुस्लिम वोट है वो
मैं 100% तो कोई भी नहीं कह सकता है, लेकिन ज़्यादातर 90% तक जो है वो गठबंधन के उम्मीदवारों को मिलता दिखाई पड़ रहा है। उसके पीछे और इन्होंने जिन भी मुसलमान कैंडिडेट्स को खड़ा किए हैं, बहुत कोई प्रभावी भी कोई ऐसा नहीं है, लेकिन जो हैं भी तो बहुत ज़्यादा वोट वो ले नहीं जा पाएंगे। चलिए अब वो नतीजे का मुझे और लगता है उसके बाद फिर क्या है कि जो दलित मतदाताओं की बात अभी आप और जो हृदय जी कर रहे थे, बहुत जगह दलित बस्ती में गया, जैसे मैं मेरे ख्याल से हम लोग 2 जगह मायावती की सभाओं में गए, कन्नौज जी और एक अभी आजमगढ़ में, तो भीड़ बहुत थी। हाँ। और वो भीड़ स्वतः स्फूर्त मायावती के समर्थकों जी, की भीड़ है, हाँ। जो कहेंगे कि हम कांसीराम से लेकर मायावती तक हाथी पर वोट देते आए, बहन जी के नाम पर कहीं भी जाते हैं। बट बात यही है कि जो 20-22% से घटकर 13% आ गया, वो क्या नीचे जाता है या वो इतना जाता है कि सीट में कन्वर्ट करे? क्योंकि लोकसभा के लिए 13% वोट कहीं मायने नहीं रखते। हाँ। लोकसभा में सीट कन्वर्ट होने के लिए आपको 30% से ज्यादा वोट चाहिए, तभी सीट मिलती है। ये बहुत अहम है। ये इसकी उसका पैमाइश अभी 4 जून को होगी। उस मतलब जो इसलिए थोड़ा सा ये दिख रहा है कि बीएसपी का जो कैडर वोट है वो डिवाइड होकर के गठबंधन में भी जाएगा और बीजेपी में, उसके सबूत दिख रहे हैं। जो वर्किंग क्लास है उनमें भी, चाहे वो मजदूर हो, चाहे ऑटो चला रहा हो, चाहे जो हो, इसको हम लोगों ने कई लोगों से बातचीत करके ये पता लगा कि हम हैं तो बीएसपी को देने वाले, लेकिन जब वो लड़ी नहीं रही हैं तो हम किसको दें, इसलिए सीधे तौर पर वो कह रहे हैं कि हम गठबंधन को देंगे। तो ऐसे हालात ये दिखाई पड़ रहे हैं कि जो 2022 में हमको दिखा कि बीएसपी का कैडर वोट भी बीजेपी को गया, वो इस बार उतनी बड़ी संख्या में उनके पास नहीं जाएगा, बल्कि बट करके वो गठबंधन में ठीक ठाक आ रहा है। और सपा को नहीं देते हैं बहुत सारे बीएसपी के कैडर वोट्स, जिन्होंने गठबंधन के बावजूद 2019 में नहीं दिखा। मुझे लग रहा है कि इस बार बड़ी संख्या में वो भी दे रहे हैं, इसलिए कि उनको केंद्र में सरकार ठीक है। इसमें अलग अलग जगह का जो इलाकाई समीकरण थोड़ा अलग भी होता होगा। जैसे अमेठी है, अब अमेठी में सपा और मतलब कांग्रेस और सीधी लड़ाई है कांग्रेस और बीजेपी की। 2019 में सपा बसपा गठबंधन था तो बसपा का कोई उम्मीदवार नहीं था, लेकिन 14 में भी बसपा का उम्मीदवार था, उसके पहले भी लगभग 50,000 वोट 55,000 वोट बीएसपी को आ जाते हैं। वहाँ कुछ कार्यकर्ता मुझे मिले बीजेपी के, जो ऑफ रिकॉर्ड बता रहे थे कि इस बार नन्हे सिंह चौहान नाम के आदमी को बीएसपी ने वहाँ उम्मीदवार बनाया। हालांकि उम्मीदवार बदला बीएसपी ने, लेकिन फिर भी। तो अब वहाँ बीजेपी के कुछ लोगों में बेचैनी दिखी कि अगर मजबूती से बीएसपी इस बार लड़ गई तो वो वोट, जो दलित वोट, जो लाभार्थी वोट है, बीजेपी के पक्ष में ज़्यादा जा सकता था, उनमें से कुछ वोट टूटा तो बीजेपी को नुकसान होगा, ऐसा वो कह रहे थे। लेकिन हम वापस लौटते ओवरऑल पर, और पीछे जो आवाज़ आ रही है कि कॉपीराइट इशू बने, उसकी भी मुझे चिंता हो रही है। कुछ योगा भी हो रहा है और ठहाके भी लग रहे हैं। लेकिन खैर, अच्छा, मुझे लग रहा है ये नेचुरल है, मतलब लोग बोल रहे हैं या कोई अलग से ऑडियो प्ले हो रहा है? लोग की आवाज़ है। सुबह में जोर से पार्क में आप देखते होंगे ना, दिल्ली में भी ऐसा होता है, दिल खोल करके हंसते हैं। यहाँ से एकदम हंसते हैं। खैर, अब ओवरऑल अगर आते हैं, जैसे हम यूपी की बात कर रहे थे 62 और ये, अब ये तमाम प्रेडिक्शन के बीच, जैसे प्रशांत किशोर ने कह दिया कि किसी सूरत में बीजेपी को 303 से बहुत नीचे जाता हुआ नहीं दिखते हैं, हम उसी के आसपास देखते हैं। और सरकार बीजेपी की ही बन रही है तीसरी बार, जब वो 303 के आसपास ही देख रहे हैं, 5-7 प्लस माइनस। और एक योगेंद्र यादव का मैंने जिक्र किया। अब जो मुद्दे आपने देखे, घूमे हृदय साहब से भी, और उसके बाद चुनाव किस मुद्दे पर हो रहा है, विपक्ष और पक्ष की अगर बात करें तो? चुनाव का बहुत बड़ा हिस्सा अभी भी जो है, चुनाव का बहुत बड़ा हिस्सा अभी भी इस बात को हम वाइप आउट नहीं कर सकते हैं कि वो अभी भी हिंदू नेशनलिज्म एक बड़ा मुद्दा है। अभी भी लोगों के दिमाग में, अगर वो कहते हैं नरेंद्र मोदी को पसंद करते हैं, तो वो इसीलिए पसंद करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है एक मजबूत नेता है और रिप्लेसमेंट कोई नहीं है। दूसरा, वो अभी ये जो बात कर रहे हैं ना, अपराध वाली बात, जो मैंने लॉ एंड ऑर्डर की, हाँ, महिला सुरक्षा यूपी में, हाँ, यूपी में चाहे आप व्यापारियों से, कॉन्ट्रैक्टर से बात करें, और पूरी तरह से गलत भी नहीं है, आप उसको अलग तरीके से देखा, लेकिन वो इस बात में उनको ये बात की माफ़ भी करते हैं। जैसे इनकाउंटर्स पे सवाल उठते हैं, मानवाधिकारों पे बुलडोजर चलाने पर सवाल उठते हैं, तो इसको लोगों को अगर आप पूछेंगे क्या, वो उसको इग्नोर करेंगे और कहेंगे नहीं, ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, अगर आम जनता खुश है। महिलाओं की सुरक्षा को लेके आप आश्चर्यजनक रूप से वो ये कहते हैं कि बहुत सुरक्षित हुआ है। तो इन मुद्दों का फ़ायदा बीजेपी को ज़रूर मिल रहा है। लेकिन हाँ, पहली बार
युवाओं में खास तौर से, क्योंकि मोदी जी हमेशा जब चुनाव होता है, उन्होंने चूरू में जो अपनी पहली रैली की थी तो उसमें भी अपील की थी 2019 में, 2014 में भी जब वो बोलते थे, मैं उन्हें बहुत डीपली तब कवर कर रहा था, बहुत लगातार मैंने फॉलो किया, तो कहते थे हर भाषण के लास्ट में कहते थे कि अब मैं सिर्फ 18 साल से 24 साल के लोगों से सीधे बात करना चाहता हूँ, बाकी लोगों से नहीं, एकदम करेक्ट। तो अब लेकिन युवाओं में अभी हमने देखा कि उनके परिवार वाले भले ही वोट डाल रहे हैं, कुछ सेक्शन ज़रूर है, सभी नहीं, कुछ सेक्शन ज़रूर है जो बात कर रहा है, क्योंकि शायद वही युवा 10 साल हो गए जिन्होंने 18 का 2014 में दिया था, तो उनमें से कुछ देख रहे हैं। लेकिन बहुत सारे युवा ऐसे भी मिल रहे हैं जो एंटरप्रेन्योरियल हैं या जिनके उद्यमी परिवार से आते हैं, वो कहते हैं, क्योंकि उनको मिला भी है परिवार से अपने, तो वो कहते हैं अरे नहीं, जो काम कर रहा है उसके पास नौकरी की ज़रूरत नहीं है। तो ये मुद्दे हैं। तो एक डॉटेड सा ग्राफ है जिसमें ये चीज़ बढ़ी है कि लोग अब महंगाई, बेरोजगारी, इसकी बात कर रहे हैं, लेकिन ये कहना बहुत खतरे से भरा हुआ है कि क्या उन्हीं मुद्दों पर वोट भी पड़ रहा है पूरी तरह से निर्णायक है, निर्णायक, वही मतलब गेम पलट सकते हैं, गेम पलट सकते हैं। और जो लार्जली जो है एक हिंदू राष्ट्रवाद वाला मुद्दा है, वो अभी बना हुआ है। इसमें एक इंटरेस्टिंग ये भी है जो 2022 में भी मैंने देखा, 24 में बहुत ज़्यादा, कि जब आप पूछोगे जो बीजेपी के समर्थक होते हैं, 2-3 सवाल पे वो 370 और राम मंदिर और राष्ट्रवाद, राष्ट्र की सुरक्षा पर आ ही जाते हैं, और उनसे पूछो क्यों बीजेपी या किसको, तो बोला मैं देश के नाम पर दे रहा हूँ, देश की मजबूती के नाम पर दे रहा हूँ, और उसके बाद हिंदुत्व भी आ जाता है, सनातन की रक्षा भी आ जाता है। लेकिन उन्हीं से आप अगर ये पूछो कि क्या महंगाई मुद्दा नहीं है, ये मैंने देखा कि निचला तबका हो, गरीब तबका हो, रोज़ 300 या 600 500 कमा के नौकरी करने वाला, काम करने वाला तबका हो, और मध्यम वर्ग और अपर क्लास जो भी हो, वो उसको बचाव करते हैं, जस्टिफाई करते हैं, अरे महंगाई तो बढ़ेगी ना, हमें पहले 100 रुपये दिहाड़ी मिलती थी, अभी 500। महिलाएं भी, गृहिणियां भी कह रही गृहिणी हैं बोलती है इस बात को। आपकी वीडियो में गृहिणी कह रही थी, स्कूटर में जो पीछे बैठी हुई थी, तो वो आपसे महंगाई तो 20 साल पहले भी थी, तो आमदनी कम थी, 10 साल पहले आमदनी कम थी, अब मेरी आमदनी बढ़ी, तो मतलब उनके पास इसका जस्टिफिकेशन है, जो एक तरह से देखिए तो मैं तो कई बार काउंटर करता हूँ, और बीजेपी के लोग ट्रोल करते हैं, IT सेल वाले, कि भाई आप ये कहकर तो 2010 में 14 में नहीं आए थे ना कि महंगाई बढ़ती रहेगी दोस्तों, आप तो ये कह के आए थे अच्छे दिन आएंगे, आप ये कह कर आए थे पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ेगी, रुपया डॉलर के मुकाबले मजबूत होगा, रोजगार मिलेगा, ये सब कह कर आए थे। आप अगर रैली में यही कहते कि दोस्तों महंगाई तो बढ़ती रहती है, आगे भी बढ़ती रहेगी, बाकी हम करेंगे, नहीं, तो ये जस्टिफिकेशन बीजेपी के समर्थकों ने खोज लिया है, और ये जस्टिफिकेशन अगर इतनी मजबूती से बहुत सारे समर्थकों के लिए है, तो ये समझना कि महंगाई और बेरोजगारी कितना प्रभावी है, मैं उसको बार बार इस तरह से मानता हूँ कि 23 करोड़ वोट अगर मिले बीजेपी को 37% 2019 में, उसमें से कितना वोट टूट जाता है महंगाई बेरोजगारी के नाम पर, इसको गेज करना बड़ा मुश्किल है, मैं उसी को समझने की कोशिश करता हूं। दूसरी बात यह है कि प्राइस राइज का सीधा फायदा सरकार को GST कलेक्शन में मिलता है, क्योंकि GST जो होता है वो एड वैलोरम टैक्स, या जो भी आप उसको उस तरह कहें, कि वो जितना आपकी बेसिक कॉस्ट बढ़ती है, अगर आज कोई चीज़ 1 लाख रुपए की है, अगर वही 1.5 लाख की हो जाती है गाड़ी, तो उसका 18%, 50,000 का 18% बढ़ गया, तो वो एक महंगाई, और महंगाई लाभार्थी उसके साथ जो 80 करोड़ का अनाज है, उसका भी असर बहुत दिखता है गाँव में। महिलाएं, चूँकि मैं हिंदी जानता हूँ, अवधी भोजपुरी यहाँ की लैंग्वेज नहीं जानता हूँ, तो कई जगह मुझे दिक्कत होती है उस तरह से उनके स्तर पर सहजता से बात करने में, जो राजीव रंजन हमारे कर लेते हैं, तो उसमें महिलाएं बोल देती हैं, और कहा दे मोदी, सब चीज़ तो दे रहा है मोदी, तो ये महिलाएं बोलती हैं। तो ये महिला फैक्टर बहुत इस चुनाव, हर चुनाव में 2014 के बाद से इस चुनाव में भी वो महिला फैक्टर कितना बीजेपी के पक्ष में है, ये नतीजे के बाद पता चलेगा। आखिर में मैं आपसे भी जानना चाहता हूँ, मेरा अपना इसमें ज़्यादा कोई विचार नहीं है, लेकिन जैसे कह रहे हैं कि कर्नाटक और महाराष्ट्र और तमिलनाडु और केरल और तेलंगाना, ये सारे राज्य हैं जहाँ से गठबंधन को ज़्यादा मिलेंगी सीटें, और कर्नाटक में बड़े लॉसेस होने का प्रेडिक्शन है, हो या ना हो। क्या लगता है कि साउथ और नॉर्थ भी इस बार बड़ा मुद्दा है? नहीं, देखो उसमें मैं कर्नाटक गया नहीं हूँ, महाराष्ट्र भी नहीं गया, मैं यूपी में ही बल्कि 6 सीटों पर ही गया, लेकिन जितने लोग प्रिडिक्ट कर रहे हैं, जो लोग जा रहे हैं, गए या नहीं गए, दोनों तरह के लोग, कर्नाटक में 25 सीटें पिछली बार बीजेपी जीत गई थी, मैक्सिमाइज़ किया। अब उसमें लोग कह रहे हैं कि वहाँ कर्नाटक में, जैसे योगेंद्र यादव भी कह रहे हैं कि कर्नाटक में 50-50 हो सकता है, नुकसान हो सकता है। महाराष्ट्र में 23 सीटें पिछली बार बीजेपी जीती, सेना के साथ गठबंधन था, 18 शायद उद्धव ठाकरे, वहाँ कह रहे हैं कि 5 से 8 सीटों का नुकसान हो सकता है। राजस्थान में सीट वाइज लोग बताते हैं 25 में से 24 सीटें बीजेपी, 1 एनडीए, हनुमान बेनीवाल 2500 जीत गई, मान लो एनडीए, वहाँ लोग 5 से 7, 3 से 6, 6 से 8, ये सारे और सब सीट वाइज लोग, जितने लोग बात करते हैं, चुरू, सीकर, दौसा, टोंक सवाई माधोपुर, बांसवाड़ा, बाड़मेर। ये अब बात आती है नॉर्थ और साउथ की, जो बात करो, देखो दक्षिण भारत और उत्तर भारत का
की जो तासीर है बिल्कुल अलग है। हृदय, 1977 में जब देश में इंदिरा गांधी उत्तर भारत में खत्म हो गई, करीब करीब 150 सीटें इंदिरा गांधी को दक्षिण भारत ने दे दिया। 91 में भी कर्नाटक ने बचाया था राजीव कर्नाटक गांधी में को। बचाया, तो उस समय सोचो इमरजेंसी का असर दक्षिण भारत में नहीं हुआ। इस बार भी अगर कर्नाटक में प्रधानमंत्री मोदी बजरंग दल से जोड़कर बजरंग बली पर ताला लगा देंगे, बंद करेंगे, जेल में बंद कर देंगे, नारा लगाते रहे, पूरा चुनाव वो बजरंग बली पर ले आए, लेकिन उस कर्नाटक ने उनको रिजेक्ट कर दिया, जिस कर्नाटक में भी हिंदुत्व की प्रयोगशाला बनाने की कोशिशें बहुत इलाकों में हुई। तो इसलिए दक्षिण भारत का थोड़ा नज़रिया, तासीर, चेतना के स्तर पे भी वो यहाँ से वहाँ अलग है। ऐसी धर्मांधता जिसमें आप कह दें कि 500 रुपये भी सरसों तेल होगा तो भी जय श्री राम। जैसे एक लड़का मिला, बड़ा सिंबॉलिक है, वीडियो मैंने डाला था, कन्नौज में एक पोलिंग बूथ पर मिला, एक लड़का आया और उसके बाद मैंने कहा क्या सोचकर वोट दिया, तो बोला जय श्री राम। हमने कहा अच्छा महंगाई क्या, कहाँ तक पढ़े लिखो, तो हंस के बोला, वो ऑन रिकॉर्ड है कि कोई ऐसी डिग्री नहीं जो मेरे पास नहीं है, और 5-6 डिग्री उसने गिना है, तो लेकिन जय श्री राम, हम तो योगी भक्त हैं। तो मैंने कहा यार बहुत महंगाई, हाँ महंगाई तो बहुत है लेकिन जय श्री राम। हमने कहा बेरोजगारी बहुत है, बेरोजगारी भी बहुत है, जय श्री राम। तो ये जो चीज़ है, ये ऊपर से जो एक लेयर लगाया गया है, ये लेयर लोगों के दिमाग में व्हाट्सएप से, भाषणों से इस तरह से पैबस्त कर दिया गया है ताकि कोर इशू ढके। इसका असर दक्षिण में नहीं दिखता है। अब बात आती है तेलंगाना में 4 सीटें हैं बीजेपी की। कुछ लोगों की राय है कि वहाँ 4 से सीटें बढ़ सकती है। जो बढ़ने वाले राज्य हैं, जिसमें उड़ीसा को लेकर योगेंद्र यादव भी कह रहे हैं, प्रशांत किशोर भी कह रहे हैं, एक सहमति है कि उड़ीसा में 8 सीटें हैं, अगर मुझे ठीक से ध्यान है बीजेपी की, वहाँ सीटें 21 सीटें टोटल बीजेपी की बोल रहा हूँ, 8 सीटें वहाँ बढ़ सकती है। पश्चिम बंगाल में 18 सीटें बीजेपी की। कुछ लोगों की राय बढ़ सकती है, योगेंद्र यादव कह रहे हैं नहीं बढ़ सकती। मैं तो गया नहीं, तो मैं उन लोगों की राय बोल रहा हूँ। बिहार में 39 सीटें एनडीए जीती, जिसमें अकेले बीजेपी की 17 सीटें, तो अब वो मैक्सिमम है, तो किसी सूरत में कम ही होना है। मैक्सिमम से तो पीक जहाँ है कम ही होएगा, जिसमें एमपी है, जिसमें राजस्थान है, जिसमें गुजरात है। अगर सारी सीटें गुजरात में 100% है, कुछ भी 1-2 अगर कम होता है। अब बिहार में सबकी नज़र है, चूँकि तेजस्वी यादव ने जिस ढंग से कैंपेन किया, जिस ढंग से तेजस्वी ने रोज़गार का मुद्दा उठाया, नौकरियों की बात की, और नौकरियां दी भी 16-17 महीने के कार्यकाल में, और ज़बरदस्त कैंपेन तेजस्वी कर भी रहे नौकरी और बेरोज़गारी पर। अब वहीं सवाल उठता है कि बीजेपी 17 सीटों से कितने पर आती है? क्या बीजेपी को 5-6 सीटों का, 4 सीटों का नुकसान होता है? लेकिन एक चीज़ ज़्यादातर लोगों की सहमति है, और इसमें कोई शक भी नहीं है कि जेडीयू को बहुत नुकसान होना है। 16 सीटें जेडीयू जीती थी पिछली बार, और नीतीश कुमार का वो अब नहीं रहा बीजेपी के साथ जाकर भी, तो अगर लूजर है तो जेडीयू ज़्यादा है। अब गेनर आरजेडी और गठबंधन कितना है देखने की बात है। 1 सीट अभी किशनगंज उनके पास है। तो उत्तर भारत, और वहाँ सवाल वहाँ से शुरू हुआ, नॉर्थ और साउथ का पूरा पैटर्न और पूरी तासीर अलग है। यहाँ हम जब बात करते हैं, इसमें एक जातिवाद बहुत ज़्यादा, धर्मांधता बहुत ज़्यादा, और हिंदुत्व का जो नैरेटिव है वो बहुत ज़्यादा है, जो दक्षिण में। अब तमिलनाडु में ये गेम नहीं चलेगा, केरला में नहीं चलेगा, केरला में नहीं एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, पहले राउंड का जो चुनाव था, पहले राउंड के चुनाव में ये माना जा रहा था कि अभी उस वक्त ये बात दिखनी शुरू कम हुई थी, जो मुद्दे बाद में दिखने लगे। जो उत्तराखंड जैसा राज्य है, जो मेरा गृह राज्य है, वहाँ पर 5 सीटें हैं, और 5 की 5 अभी भी माना जा रहा है कि बीजेपी को ही वहाँ मिलने वाली हैं। और वहाँ पर 3 सीटें, पौड़ी, हरिद्वार और नैनीताल, वहाँ पर बहुत अच्छी लड़ाई हुई है, अभी बता रहे हैं लोग। और कई कांग्रेसी नेता ये कहते हैं कि अरे हमें पता होता कि अगर ऐसा माहौल है तो जोर लगाते, और उन्होंने पहले वॉकओवर दिया हुआ था। हरिद्वार जैसी सीट में अजीत जी, जो ज़्यादा एमएलए हैं, 8 या 9, जो 14 विधानसभा सीटें होती हैं, लेकिन वहाँ से 8-9 विधानसभा सीटों से बनती है लोकसभा, वहाँ पर ज़्यादा एमएलए कांग्रेस के हैं। उसके बावजूद कांग्रेस की कह रहे हैं लड़ाई उन्होंने वैसे उस तरह से नहीं लड़ी। पौड़ी में जो भंडारी कांड था, लड़की के साथ जो हुआ, वो कांड के कारण वहाँ पर बहुत गुस्सा था। और चमोली में इतना ज़्यादा, पूरा जिला चमोली उसी में आता है, तो उसको लेकर इसी तरह से नैनीताल में और विधानसभा के पैटर्न अलग हो जाते हैं। हाँ। जैसे रायबरेली में हर बार समाजवादी पार्टी का गढ़ है, 5 में 4 सीट। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि उनका, क्योंकि विधायक हैं तो उनकी ताकत ग्राउंड फोर्स की वजह, ये कह रहा हूँ कि आपके लोग भी तो होने चाहिए ना जमीन पे। जैसे आजमगढ़ में 10 की 10 समाजवादी पार्टी की थी 22 में, और कुछ ही दिन बाद चुनाव हुए और लोकसभा में बिल्कुल। इवन कर्नाटक पिछली बार का बड़ा उदाहरण है। कर्नाटक का जो चुनाव हुआ 2018 में, उसमें अगर जोड़ दिया जाए जेडीयू, जेडीएस का और कांग्रेस का वोट परसेंट, तो सब लोग कह रहे थे 26 सीटें बीजेपी हारेगी, लेकिन बीजेपी 25 सीटें जीती वहाँ चुनाव के तुरंत बाद। राजस्थान एमपी दोनों जगह ये। हाँ, अब कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ, अब यूपी, अब जैसे एक आकलन कयास जो है
कि 62 सीटों से यूपी में अब जैसे 25, 30, 32, 35 सीट तक हो सकता है। एक लिस्ट सब लोगों ने बनाया, हमने भी बहुत लोगों से बात करके बनाया, उसको अभी मैं उस विस्तार में नहीं जाऊंगा क्योंकि नतीजे आने कि 25 से 35 सीटों पर बहुत क्लोज फाइट है, ऐसा लोगों का मानना है यूपी में। अब उस क्लोज फाइट को डिकोड करना बहुत मुश्किल है कि होगा क्या। क्लोज फाइट मतलब क्या होता है कि 31-32 सीटें हैं यूपी में जहां शायद 1 लाख से ज़्यादा मार्जिन होगा। जब राजस्थान में ज़्यादा था पिछली बार, राजस्थान में तो 12-15 ऐसी सीटें हैं जहां 3 लाख से ज़्यादा मार्जिन की सीटें हैं। लेकिन अब वो क्लोज कॉन्टेस्ट में जो सीटें, जिन सीटों का पर मार्जिन, जैसे मछली शहर 181 सीटों से पिछली बार वहाँ कैंडिडेट जीता। सुल्तानपुर 14,000 से मेनका गांधी जीती। इस बार भदोही की सीट है। इस बार सुल्तानपुर में लोग कह रहे हैं कि मेनका गांधी बहुत फंस गई है। ज़्यादातर लोगों ने कहा बहुत मुश्किल है सुल्तानपुर सीट निकलना मेनका गांधी के लिए। आजमगढ़ का दिलचस्प है, पिछली बार जो कहानी है मैं बहुत बार हम लोग वीडियो में बात कर चुके हैं, गुड्डू जमाली फैक्टर। इस बार घोसी सीट जहां से बीएसपी जीती, वहां इस बार जो गठबंधन के उम्मीदवार हैं राजीव राय। तो बहुत सारी सीटों में बीएसपी के साथ सपा कॉम्बिनेशन की वजह से जो सीटें जीती, वहां तो साफ दिख रहा है कि बीएसपी नहीं है, तो गठबंधन मजबूती से चुनाव लड़ रहा है। अब वो कन्वर्ट क्या होगा वो तो। अब आप अगर यूपी की तस्वीर आपके हिसाब से क्या दिखती है आपको, अगर जिन सीटों पर आपने घूमा वहाँ की अगर बात करें तो? अगर वोट परसेंटेज की बात हम लोग कर ही लिए हैं, नंबर वाली बात वही है कि नंबर में उतना प्रेडिक्ट करना हम लोग, हमारा काम भी नहीं है। और हमने मतलब जो क्लोज फाइट वाले, जैसे मान लो गाजीपुर का जिक्र करते हैं आपने सर क्लोज फाइट की बात की, और मैं उन सीटों की बात जैसे मिर्जापुर जी। अब मिर्जापुर मैं मानता था अनुप्रिया पटेल की बड़ी क्लियर सीट है, बट मैं तो कल ही बनारस साहब बोल रहे हो, बिंद जो उम्मीदवार है मजबूती से लड़ रहे हैं, और राजा भैया फैक्टर है। राजा भैया के खिलाफ कुछ बयान दे दिया जाके अनुप्रिया पटेल ने, उससे जो ठाकुर नाराज खुले तौर पर राजा भैया वैसे ही कौशाम्बी और प्रतापगढ़ को लेकर कहा जा रहा है राजा भैया का समर्थन कर देना, समर्थन नहीं करना। दरअसल राजा भैया का पहले बीजेपी को समर्थन की उम्मीद थी अमित शाह से मुलाकात के बाद, और उसके बाद उनको न्यूट्रल हो जाना कि जिसको जो मर्जी हो वोट दो, जो मर्जी हो वोट दो, इसमें एक संदेश है। तो उस उनके कार्यकर्ताओं को पता लग गया कि उनको क्या करना है। वो समझ गया। ये बाइट में बोल भी रहे थे कि मैं तो बोल दिया, जिसको जो समझना है समझ रहा है, और उसके बाद कुछ बयानबाजी भी हुई, तो वो फैक्टर। तो मुझे एक चीज ये भी लग रही है, सॉरी बीच में फिर बोल पड़ा, कि लोकल फैक्टर, कैंडिडेचर और लोकल इशू ने भी इस बार फंसाया है चुनाव को। जो 2014-19 में, 14 में था, 19 में भी था, मोदी के नाम पे ठप, उसका कोई भी उम्मीदवार है एक और टर्म देना है, ये एक और टर्म देना। पुलवामा का हो चुका था सर्जिकल स्ट्राइक, जो बहुत बड़ा यूफोरिया देश में क्रिएट हो रहा था। मोदी सीधे सेना के नाम पर, शहादत के नाम पर वोट मांग रहे थे कि सेना की शहादत के नाम पर आपको वोट देना, जिस पर चुनाव आयोग में काफ़ी बवाल भी हुआ, नोटिस भी हुआ, हालांकि उसके बाद भी उनके खिलाफ ना कुछ होना था वो। तो इस बार लोकल जो समीकरण है वही मिर्जापुर, मैंने कहा बलिया। अब बलिया में मुझे लग रहा था चंद्रशेखर के बेटे नहीं होगा, लेकिन कल परसों लोग बता रहे नहीं, सनातन पांडे बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। पिछली बार भी बहुत कम ही वोट से उनका मार्जिन भी बड़ा कम वाला था। तो ये कम मार्जिन वालों में तो क्लोज फाइट है ही, उसमें कोई दिक्कत नहीं। और इस बार उसमें क्लोज मार्जिन वाले में कई सीटें ऐसी जो बीजेपी ने जीती थी, हो सकता है गठबंधन के उम्मीदवार जीत लें। मैं बड़े मार्जिन की कुछ सीटों का एग्जांपल देना चाहता हूँ। फतेहपुर सीकरी 4.5-5 लाख वाला मार्जिन चुनाव लड़ रहे हैं। जी हाँ, इस बार कांग्रेस पार्टी से है, वो गठबंधन से इस बार बहुत अच्छी लड़ाई लड़ी है। और वहाँ पे फतेहपुर सीकरी, आगरा में लोगों का ये कहना है कि ऐसा भी हो सकता है कि वो चुनाव जीत जाए। तो जो हम लोग अभी ये बात कर रहे थे कि इतने मार्जिन से क्या वो मतलब केवल मार्जिन नीचे ला पाएगा? बहुत मार्जिन है फतेहपुर सीकरी। वोट परसेंटेज में जो हम लोग कह रहे हैं कि गिरावट आएगी, तो गिरावट यहाँ आकर के रुकेगी कि मार्जिन कुछ कम हो जाए या फिर जीत जाए। तो अगर वास्तव में गिरावट होती है, और वो गिरावट कई बार होता है कि एक चुनाव में बहुत ज़्यादा मिल गई है तो बहुत तेज़ी से वो डिक्लाइन भी करती है, ऐसा हो गया तो सीटों में भी तब्दील हो सकता है। पर अगर वो क्लोज फाइट ही बनी रही, तब हो सकता है कि ये स्थिति ना आने पाए। उसके बाद तो होता है जो जीता वो सिकंदर, अगर 181 वोट से भी मछली शहर से बीजेपी जीत गई तो अंत में यही दर्द होता है बीजेपी की सीट। वो कौन मीटर लेके बैठा है कि 20 सीट जो है कितने से जीते और कितने से हारे। भाई सीपी जोशी 1 वोट से हार गए थे राजस्थान में 2013 में, तो हारे हुए हो गए। उसी तरीके से गोरखपुर, अभी हम और हृदय जी वहाँ थे, और हम गोरखपुर तो उन्हीं सीटों में है जिसको मान करके चल रहे हैं कि बीजेपी वहाँ जीत ही जाएगी। और उनका जो अपोनेंट है वो भी कोई इतना वो नहीं है। नहीं, स्पेशली गोरखपुर की भी बात ना, वहाँ भी कई लोग ये कहते हुए मिले, और जो बीजेपी सपोर्टर लोग हैं
उनका कहना था कि ऐसा मत समझिए कि बहुत क्लियरली निकल रही है, बहुत फंसी हुई सीट है। हमने पूछा क्यों, फंसने का कारण क्या है? कहा यहाँ बीजेपी के ही बहुत से लोग हैं जो नहीं चाहते कि रवि किशन दोबारा यहाँ से सांसद बने, चूँकि रवि किशन गोरखपुर के रहने वाले भी नहीं हैं। तो उनको लगता है कि अगर वो दोबारा बन गए, वो रिपीट हो गई सीट, तो फिर यहाँ से जो गोरखपुर के लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि अब वो लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, तो उनका दावा फिर से अगली बार मजबूत हो सकता है। हालांकि फिर भी गोरखपुर मुझे लगता है हाँ, नहीं, अभी हम लोगों को भी यही लग रहा है, लेकिन ये ऐसा सुनने को मिला, और जब सुनने को कई लोगों से एक ही बात आपको मिल रही हो, तो फिर सोचने को विवश होना पड़ता है कि इसका मतलब इस तरह की बातें अंदर खाने में चल रही हैं। अब वो अंडर वो चल के कितना वोट को चेंज करती है ना, वो बहुत। अब गोरखपुर में तो क्योंकि सर आप चुनाव में हार गए थे लेकिन वो कहानी अलग थी, फूलपुर गोरखपुर कैराना जब उपचुनाव तो मैं वही कह रहा हूँ कि ये चीज़ वोटों में, सीटों में कितना तब्दील होती, क्योंकि ऐसा कहते हुए भी लोग मिलते हैं कि नाराज कितने भी हों, यही बनारस में कई मिले, कह रहे कितना हो वोटवा तुम्हें दी हैं। अभी बांसगांव में भी ऐसे ही लोगों ने बोला। ये भी बहुत बड़ी समस्या है कि वो नाराजगी। हाँ, इससे हटके एक बात जोड़ दूं यहाँ पर, क्योंकि वही सारी बातें रिपीट होती है। वो ये कि जब भी इस तरह की बातें होती हैं, सीटों के आधार पर, जैसे अजीत जी ने कहा कि ताकत तो और गवर्नेंस में कितना से होगा वो सीटों के आधार पर तय होता है। और सब लोग चुनाव के दिन अपनी उंगली दिखाते हैं और कहते हैं कि डू योर ड्यूटी, पर वो लोग ये ड्यूटी नहीं करते कि कभी चुनाव सुधारों की बात करें। ये जो फर्स्ट पास्ट पोस्ट का सिस्टम है, जिसमें सबसे ज़्यादा वोट पाने वाला, चाहे वो 4 कॉर्नर फाइट हो तो उसमें उसे 24% वोट ही मिले हों, सही मायने में एक ये तर्क दिया जाता है, इसमें बहस होनी चाहिए। इसके लिए कोई बात नहीं करता कि क्या प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की बात हो, कि जब चुनाव हो जाए तो किस पार्टी को कितने % वोट मिले और उस हिसाब से संसद में सीटों का बंटवारा हो और उसके बाद फिर प्रधानमंत्री पद का चुनाव किया जाए। ये एक बेहतर व्यवस्था हो सकती है, क्योंकि लोगों की रिफ्लेक्शन जो है इच्छा का, लेकिन ये बहुत दूर की बात है। मैंने इसलिए कही क्योंकि मैं अगर वही बोलता तो फिर बात रिपीट हो जाती है कि गोरखपुर में मैंने क्या देखा। लेकिन एक ऐसी चीज़ है कि लोग जब बात करते हैं चुनाव सुधारों की, तो केवल वोट देना चुनाव सुधार नहीं है हमारे लिए, चाहे वो किसी भी पार्टी का आए। तो कई बार ऐसा होता है कि जो उत्तर प्रदेश में 2009 की जीत है, वो इसीलिए हुई थी कांग्रेस की इतनी अच्छी कि 4 कॉर्नर फाइट थी और उनका वोट परसेंटेज 25% के आसपास ही था, या उससे कम था या ज़्यादा था, थोड़ा आसपास ही था उसके, तो उससे वो इतना सीट निकाल रहा है। लेकिन जब अगर माना 75% लोगों का कोई रिप्रेजेंटेशन ही सरकार में नहीं है और सरकार में ऐसा व्यक्ति आके बैठ जाए जो कहेगा कि मैं विपक्ष की नहीं सुनूंगा, तो उस लिहाज से मैच्योर डेमोक्रेसी के लिए, और कई देशों में होता भी है, तो इस तरह की बातों पर भी बहस होनी चाहिए, हो या नहीं। हाँ, लेकिन बहस से होगा नहीं। यहाँ तो 1 नेशन 1 इलेक्शन पर हो रहा है कि एक ही बार चुनाव हो, और यहाँ तो सरकार, आप जानते हैं कि अभी संसद में घुसपैठ के खिलाफ सांसदों की, विपक्ष की नाराजगी थी, 150 को बाहर निकालकर सारे बिल पास हो गए उसमें भारतीय न्याय संहिता। लोग तो कर सकते हैं ना ये बात को, जो लोग कहते हैं कि वो अपनी जिम्मेदारी निभाइए, केवल वोट डालना जिम्मेदारी है या बात करना भी जिम्मेदारी है कि जिस बात के लिए वोट दिया आपने कितना क्वेश्चन किया उसके बाद। सही बात है, लेकिन ये सारी आवाज़ें नक्कार खाने में तूती की आवाज़ें हैं, लेकिन फिर भी बात होनी चाहिए। एक आदमी के भी कहने का लोकतंत्र में मतलब है। अब उसके बाद जब हम यूपी की चूँकि बात कर रहे हैं, और वो पुराना मुहावरा है शुरू से हम लोग 30-40 साल पहले से, कि दिल्ली की सत्ता यूपी होकर जाती है, और ये सच भी है। अधिकतम सीटें हैं 80 सीटें, और अगर 2019 में 2014 में मोदी जी की ताजपोशी हुई गाजे बाजे के साथ, तो 282 सीटें बीजेपी को मिली अगर, तो यहाँ से यूपी से 71 + 2 73 सीटें मिल गई, एनडीए को 73, बीजेपी को 71, और पीक बीजेपी ने पाया, अपना पीक। एक ज़माना ऐसा भी था कि कांग्रेस ने सारी सीटें, जब 85 सीटें होती थी तब भी जीता, वो दौर भी था। खैर, अब यूपी में अगर हम देखेंगे, जो मुद्दे हम लोग जो जिक्र कर रहे थे जिन मुद्दों का, और बनारस आसपास जो लास्ट दौर में आप घूम रहे हैं, तो लास्ट दौर में कहाँ कहाँ गए आप, मतलब इस 2 फेज में, 6ठे और 7वें में इसमें, और यहाँ के मुद्दे जी और पश्चिम यूपी में, दोनों में कोई फ़र्क दिखा? नहीं, बहुत ज़्यादा तो नहीं दिखाई पड़ा। हाँ, लोकल इश्यूज अपने, गर्मी है, ख़त्म करेंगे अब। पश्चिम में हम लोग बात करते हैं तो वहाँ गन्ना और ये सारी चीज़ें, हाँ। इधर उस तरह का नहीं। हालांकि गन्ना मिले यहाँ भी बहुत है, गन्ना बोया जाता है पूर्वांचल में, लेकिन यहाँ वो मुद्दा उतनी प्रमुखता से नहीं उठता है। हाँ, वेस्टर्न यूपी का ही हम उसको मान करके चलते हैं, जबकि गन्ना सेंट्रल यूपी में भी है, लखनऊ, सीतापुर के आसपास, लेकिन वो वेस्टर्न यूपी में ही मुद्दा बनता है और वहाँ इसकी चर्चा काफ़ी होती है। वहाँ पे भी महंगाई और बेरोज़गारी की भी वहाँ उतनी चर्चा नहीं थी वेस्टर्न यूपी में। हाँ, चूँकि सेना और भर्तियों में लोग जाते हैं तो उसको लेकर के नाराज़गी युवाओं में थी। जैसे अग्निवीर मुद्दा हरियाणा में बहुत था, हरियाणा में, राजस्थान के सीकर, झुंझुनू, चूरू इलाके में बहुत था, चूँकि वहाँ से 1-1 लाख बच्चे ट्रेनिंग करते हैं सीकर, चूरू में, और हरियाणा से बहुत जाते हैं। तो हरियाणा में तो बहुत ज़बरदस्त अग्निवीर को लेकर गुस्सा था लोगों में। तो ये गुस्सा
पहले दूसरे फेज़ में चूँकि उधर का वेस्टर्न यूपी में भी बहुत सारे लोग, हरियाणा से लगा हुआ भी है, वहाँ भी था। जो बेरोज़गारी का मुद्दा इधर भी हुआ है, अभी ये बात भी कर रहे थे हृदय जी कि उसको लेकर के बहुत आपने बात की थी। हम लोग कई स्टूडेंट से मिले और ये भी हमने पूछा कि भाई मुद्दा तो ये पिछली बार भी था, ये 2022 के विधानसभा चुनाव में भी था। पेपर लीक है, एग्ज़ाम हो नहीं, पहले वैकेंसी नहीं निकल रही है तो पेपर लीक हो रहा है, एग्ज़ाम हो भी जा रहा है तो कोर्ट में फंस जा रहा है। तो ये सारी चीज़ों में अंततोगत्वा लोगों को नौकरी मिल नहीं पा रही। इसको ले था, लेकिन उसके बाद भी बीजेपी 250 तो उन लोगों का कहना था कि तो हमने कहा कि भाई आप लोगों ने इसका मतलब वोट नहीं दिया। क्या वोट नहीं दिए होते तो सीटें घट करके 325 से वो आकर के 200 इस पे 40-45 पे कैसे सिमट जाती। 250 से ज़्यादा, शायद 262-63। हाँ, जो भी है, मतलब उनका कहना था कि इतनी 70-80 सीटों का फासला कैसे हो जाता। और ऐसा नहीं है, हम लोग वोट उसी को देंगे, उसमें सारे धर्म जाति संप्रदाय से मामला नहीं था, सब अलग अलग लोग हैं। तो एक ये चीज़ें जो है नौकरी को लेकर के जो जिसको वो मुद्दा अपना मान रहे हैं, वो वेस्टर्न यूपी में उतना ज़्यादा नहीं है जितना कि यहाँ पर सेंट्रल और इधर हमको दिखाई पड़ रहा है पूर्वांचल में। जातिवाद वाला फैक्टर भी यहाँ सबसे ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है, वहाँ भी है, लेकिन वहाँ इस तरह से नहीं है। यानी अगर इंडिया गठबंधन की ओर से किसी दूसरी जाति का कैंडिडेट खड़ा है तो उस जाति के लोगों का मोबिलाइजेशन उधर बहुत ज़्यादा है। जैसे फूलपुर का एग्जाम्पल दें, वहाँ समाजवादी पार्टी ने एक अमरनाथ मौर्य को खड़ा किया हुआ है। उनको पहले लोगों ने बताया कि ये कौन है, इनको बहुत ज़्यादा ये पॉपुलर नहीं है, लोग नहीं जानते हैं कौन इनको वोट देगा। अभी जब वोटिंग हो रहा था तो पता चला कि जो मौर्य कम्युनिटी है उसका पूरा का पूरा झुकाव, पूरा का पूरा वोटिंग शायद लगभग उधर गई है। और ये मौर्य वही है जो 2014 से लेकर के अब तक भाजपा को वोट दे रहा है। तो अगर इस तरह से वोटिंग हुई है तो ये सीधा सीधा बीजेपी को नुकसान है। ऐसी कई और भी सीटें हैं जहाँ जाति को लेकर के इस तरह से, पर हम वेस्टर्न यूपी से भी नहीं कह सकते क्योंकि जाति के आधार पे आपको पता ही है कि बालियान की सीट जाति के आधार पे ही फंसी हुई है। और वहाँ पे एक ठाकुर कम्युनिटी का जो नाराज़गी चली है वो अभी तक चल रही है। तो एक चीज़ जो आपने बीच में अचानक जाति वाली बात आई ना, वो बहुत अहम है कि जैसे जब आप घूमने लगते हैं बिहार यूपी में, बस ख़त्म करें घड़ी देख लो, गर्मी में बहुत से पसीने से मैं लथपथ हूँ, तो अंत में बहुत जगह जाते हैं सिर्फ जाति पे बात होने लगती है। बाकी सारे, जैसे पे एग्जांपल देता हूँ घोसी सीट की, अब वहाँ एक बालकृष्ण चौहान, अगर मुझे ठीक से याद है नाम, अगर मुझे, वो बीएसपी के उम्मीदवार हैं, पहले 99 में वहाँ से बीएसपी के सांसद भी रहे हैं। और वहाँ राजीव राय हैं कांग्रेस सपा गठबंधन से, और उसके बाद ओम प्रकाश राजभर के बेटे हैं अरविंद राजभर जो एनडीए से। अब वहाँ जैसे क्या हुआ कि जैसे वो चौहान चुनाव लड़ रहे हैं तो जितने लोगों से बात करते हैं वो सिर्फ यही कैलकुलेट करता है कि चौहान वोट तो इतना है, अगर वो चौहान को चला जाएगा तो बीजेपी का ऐसे हो जाएगा, भूमिहार वोट तो इतना है, भूमिहार इधर जाएगा, ये वोट राजभर इतना है, और राजभर वहाँ चले गए एनडीए के साथ तो आजमगढ़ में जो 1 लाख राजभर हैं वो राजभर इधर आ जाएंगे। ये जो ये मतलब पाल यहाँ कैंडिडेट है, ये अब जैसे मछली शहर बड़ा दिलचस्प है, 3 कैंडिडेट, तीनों रावत हैं, तीनों पासी हैं। तूफानी सरोज की बेटी, एक जो सिटिंग एमपी हैं वो तीनों सरोज हैं। तो अब वहाँ बैठ के लोग कैलकुलेट कर रहे हैं कि 3 सरोज हैं, वोट बटेंगे। तो अंत में जब आप ऐसे चौक चौराहों पर बात करने लगे तो महंगाई, बेरोजगारी या ये सबसे हट के फिर जाति पे बात आने लगती है। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि वोट तो हम जाति पे दे रहे हैं, हमारी जात का कौन है, अंत में हमारा वोट वहीं जाना है। मौर्य है, चाहे पासी है, चाहे यादव है, चाहे कुर्मी है, चाहे कुशवाहा है, चाहे सैनी है। अब सैनियों के गांव में अगर सैनी कैंडिडेट है तो सैनी के गांव सैनी पे जाएंगे। वहाँ पार्टियाँ फंसा तब देती है जब 2 सैनी को खड़ा कर देती है, तब थोड़ा द्वंद्व होता है, कौन बड़ा सैनी, मतलब किसको हम मानते हैं अपना लीडर। तो ये एक चुनाव का एक जो एक विद्रूप चेहरा भी है चुनाव का, और ये हकीकत भी है। हाँ, वो बिल्कुल। पहले से जब हम पढ़ाई करते थे तो जो पॉलिटिकल साइंस की किताबें होती थी उसमें जो विदेशियों का ऑब्जर्वेशन ये रहता था कि इंडिया में पीपल डोंट कास्ट देयर वोट, दे वोट देयर कास्ट कहते थे ना, अपनी कास्ट, अपनी जाति को वोट देते हैं। लेकिन वही बात है कि ये बहुत ही बड़ा मुद्दा है। और इसमें सबसे परेशान करने वाली बात यह है कि आदिवासी इलाकों की, जैसे मैं बात करूं, दलितों की तो बात सबको ही करता है, उनके जो नेता जीत कर आते हैं, जिनके लिए काशीराम दलितों के लिए कहा करते थे, चमचा युग उनकी एक किताब भी है, तो वो भी वैसे ही एक्ट करते हैं जैसे पावरफुल सेक्शन करता है। तो जाति के आधार पर वोट होना अल्टीमेटली बेनिफिट भी नहीं करता कई बार।
कई बार उनको उन पार्टियों को जरूर करता है अपने अस्तित्व को हाँ बनाए रखने भाई, के लिए। कई बार क्या नेता टेकन फॉर ग्रांटेड लेता है ना। अब ये ओम प्रकाश राजभर हो, चाहे कोई सैनी हो, चाहे कोई मौर्य हो, चाहे कोई यादव हो, चाहे कोई राय हो, वो मान के चलते हैं कि हम इस बिरादरी के इसलिए हमको वोट मिल जाएगा। वोट मिलेगा और उनका अस्तित्व जो है सत्ता से जुड़े रहने भी होता है, क्योंकि वो थोड़ी बहुत पूछपाछ जो होती है, जो वही वीडियो भी आया था कहते हुए कि कह देना राजभर जी ने कहा था, वो हनक तभी होती है जब आप सत्ता से जुड़े हुए होते हैं, विपक्ष में आपको कोई पूछता नहीं। तो ये एक बड़ा इशू है जिस पे हमें बात करना चाहिए। आप एक ज़रूरी बात मैं और कहना चाहता था जो दिमाग से निकल गया, लेकिन अब कह रहा हूँ। बहुत गर्मी है और मुझे लगता है कि अब शायद हम लोग ख़त्म भी करेंगे खत्म करेंगे, बहुत गर्मी है। वो ये है सर कि 2014 और 19 और पिछले इस दर भी जितने भी चुनाव हुए, वो चाहे पंचायत के चुनाव हो, चाहे नगर पालिका के, जो भी है, एक जो बड़ा फ़र्क दिखाई पड़ा है वो ये दिखाई पड़ रहा है कि हम अगर फैमिलीज़ में बात करें, परिवारों में भी बात कर रहे हैं, अपने आप के और दूसरे परिवारों में, पहली बार ऐसा लग रहा है कि जो बिल्कुल पूरी तरह से भाजपाई परिवार था, वहाँ भी मुझे अब अलग अलग बातें करते हुए बीजेपी के समर्थन में और बीजेपी के विरोध में दोनों तरह से बातें करते हुए लोग दिखाई पड़ रहे हैं। और ये बदला हुआ है। मेरा अनुभव ऐसा है कि कई परिवारों को जो मैं देख रहा था कि वो भाजपाई हो गए हैं, कई ऐसे हैं जो शुरू से ही थे, हाँ, क्रिटिकल नहीं क्रिटिकल हो गए। तो वो अब उनमें ये बदलाव दिखाई पड़ रहा है। और ये बदलाव केवल उस लेवल तक ही नहीं दिखाई पड़ रहा है कि वो खाली कह रहे हैं, ये बदलाव वो इस लेवल तक दिखाई पड़ा कि हमने अलग अलग फेजेस में देखे कि उन्होंने वोट भी उसी तरह से दिया है और जाति धर्म इनसे उठ करके दिया है। चलिए ख़त्म कर दें कि हम लोग भी बात करते हैं तो कोशिश करते हैं ऐसे लोगों से बात करने की, जानने की, जो 2014 और 19 में जिसने बीजेपी को वोट दिया, और अगर वो कहता है कि हम 24 में नहीं दे रहे हैं, तभी बदलाव दिखेगा कि क्या ये माइनस हो रहा है। क्योंकि अगर जैसे कोई बीजेपी को वोट दे रहा है, बोला हमने तो, हमारे लिए मोदी जी बहुत अच्छे हैं, मोदी को दे रहे हैं, तो कब से, तो हम तो हमेशा दे रहे हैं, 14 में भी दिया, 19 में दिया, वो सैम्पलिंग नहीं है। फिर कोई आएगा कि मोदी को हराना है, बेरोजगारी महंगाई बहुत देश में चरम पर है, हम तो साइकिल छाप के साथ जा रहे हैं, या साइकिल को हम लोग चाहते हैं, या पंजा को चाहते हैं। फिर मैं पूछता हूँ 2019 में किसको दिया, हम तो पुराने समाजवादी हैं, पुराने कांग्रेस के। मैं कहता हूँ फिर आप भी सैंपल नहीं हो, क्योंकि आप 2014 में भी दिया, 19 में भी दिया, इस बार भी वही कर रहे हो, तो इससे बदलाव दिखेगा नहीं। बदलाव तब दिखेगा जब कोई आदमी कहे कि 2019 में हमने दिया, लेकिन 14 में भी दिया, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि ये जो बुनियादी सवाल हैं, बेरोज़गारी के या महंगाई के या बाकी जो सवाल हैं, या देश में बहुत सारे युवा ऐसे मिले जो मुझे लगता है जौनपुर में और जगह पोलिंग बूथ पर लड़कियां ऐसी मिली जो कह रही हैं कि सर बात होनी चाहिए कोर इशू पर, एम्प्लॉयमेंट पर, हम लोगों के लिए जो सवाल है, लेकिन यहाँ इतनी धर्मांधता, ये रिलीजन पर इतना, रिलीजियस सेंटिमेंट को इतना ये किया जाता है, तो हम लोग उसके खिलाफ हैं। उसको मैंने पूछा कि तुम्हारे घर में, तो उसके सारे फैमिली मेम्बर बीजेपी सपोर्टर थे। और उसके बाद मैंने उनके फादर को पूछा बिटिया क्या करी, बोले अब जो इस बार जो बिटिया कह रही वही करेंगे। तो ये अगर बदलाव हुआ, उस बदलाव में का रेशियो कितना है, यही बहुत निर्णायक होगा। हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो ये भी नहीं कि 10 एक जगह बूथ पे मिले उससे पता चलेगा। इसलिए मैंने बीच में कहीं कहा कि 23 करोड़ लगभग अगर वोट बीजेपी को मिले, जो 37% होता है, उस 23 करोड़ वोट में कितनी कमी आती है या इजाफा होता है, इससे तय होगा। लेकिन इस पर सहमति है कि 303 से बीजेपी नीचे जा रही है, ये किसी को भी लगेगा, दिखेगा, वो स्टेट वाइज रिपीट नहीं करेंगे। अब वो कितना नीचे जा रही है, क्या योगेंद्र यादव के हिसाब से 245-50 या बहुत सारे लोगों के हिसाब से 255-60, इसी पर सब कुछ डिपेंड करता है। 272 पार करती है, नहीं पार करती है। अगर 272 से नीचे 10, 20, 25 बीजेपी रुकती है, तो फिर क्या ये प्रधानमंत्री मोदी का जो 56 इंच सीने वाली जो उनका जो कहें जलवा है या उनकी आक्रामकता है, और जिसमें विपक्ष की आवाज़ों को बुलडोज करने की उनकी प्रवृत्ति है, क्या वो थमेगी? ये इन सारे सवालों का जवाब मतलब 4 तारीख को नतीजे में मिलेगा। फिलहाल शुक्रिया। और धूप झेलने के लिए, गर्मी झेलने के लिए, और हमारे कैमरा सहयोगी सारे जो उपेंद्र और करण और सचिन जो लगातार शूट कर रहे हैं, और हमारे चालक महोदय जिन्होंने हमारी जो कैमरा टीम के ऊपर छाता डाल रखा है ताकि इस गर्मी से कैमरा हीट होकर बंद न हो जाए। तो ख़त्म करते हैं। और ये सुबह का वक्त है, अब हम लोग 7:30 बज चुके हैं, पीछे भजन कीर्तन की आवाज़ें आ रही है, और शाम को यहाँ पर इसी घाट पर पीछे जो यहाँ लगा हुआ सब गंगा आरती का दृश्य, आज पता नहीं कहाँ जाऊँगा, मिर्ज़ापुर, बलिया और गाजीपुर, 3 जगह मैं जाना चाहता हूँ। देखता हूँ, फिलहाल यहाँ से इस बातचीत को, बात कही को ख़त्म करते हैं। नमस्कार।